देख ले। Okay guys, welcome back. Let's start. So now we are starting the next lecture of FM. वापस से चैप्टर का नाम आप सभी जानते हैं, लेवरेज है। आप सभी को लिंक तो यहां पे मिल गया। लेट मी स्टार्ट दिस। Okay, now let's start. Come on. चलो। आज से हम लोग लेक्चर का जो टाइमिंग रख रहे हैं, इट इज 4:45 बिकॉज 4:30 तक तो अकाउंट्स का ही लेक्चर चलने वाला है। सो टाइमिंग वुड बी 4:45। ओके, जस्ट कीप इट इन माइंड। और मॉर्निंग का टाइम होगा 9:30। ठीक है, 9:30 EISSM और शाम में जो होगा 4:45 FM को। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। 4:45 से हम लोग 6:30 तक पढ़ेंगे। ओके गाइस, लेट्स डू इट, कम ऑन। सो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लेवरेज, जिसकी शुरुआत हमने कल करी थी। आप सभी जानते हैं, कल हमने लेवरेज को देखा। लेवरेज का मतलब है टेकिंग एन एडवांटेज। जरा यहां पे आपके सामने क्या लिखा है, क्या लिखा है यहां पे? द अमाउंट ऑफ डेट यूज्ड टू फाइनेंस अ फर्म्स असेट्स, अ फर्म विथ सिग्निफिकेंटली मोर डेट देन इक्विटी इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट, हाईली लेवरेज्ड। ऐसा उन्होंने डेफिनेशन दिया है। इसको मैं समझाने वाला हूं आज की कैसे। वैसे बेसिकली इस चैप्टर में 3 टाइप के लेवरेज का डिस्कशन हुआ है। नंबर 1 ऑपरेटिंग, जिसको हम लोग डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज कहते हैं, जिसको हम लोग डॉल कहते हैं, डॉल। तो कल हमने डॉल की चर्चा करी थी। फिर उसके बाद में आज हम लोग DFL यानी कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज की हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद में कल हम लोग कंबाइंड लेवरेज की बात करेंगे, जिसको हम लोग डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, जिसको हम लोग कहते हैं DCL। अगर हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सर होता क्या है इस चैप्टर में, क्या होता है, वो लोग ऐसे कुछ आपको डेटा देंगे और बोलेंगे फाइंड आउट डॉल, फाइंड आउट DFL, फाइंड आउट DCL। आपको पता होना जरूरी है कि डॉल निकालना है, DFL निकालना है, DCL निकालना है। बहुत आसान होता है निकालने के लिए। बट मेरा हमेशा मानना है कि अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे बता दूं, रट्टा मार के फॉर्मूला बता दूं, डॉल का फॉर्मूला बच्चों ये है, DFL का ये है, लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज नॉट द वे टू बी अंडरस्टूड। बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि आपको रियल लाइफ वर्ड से अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि लेवरेज चैप्टर कहता क्या है, व्हाट डज इट मीन। लेवरेज निकालने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि लेवरेज किसी कंपनी का दिया हो तो यू शुड बी एबल टू इंटरप्रेट कि लेवरेज दिया हुआ है। अगर मान लो कि 2 कंपनी जहां पे आपको इन्वेस्ट करना है, एक का लेवरेज 3 है, एक का लेवरेज 5 है, तो आपको समझना चाहिए अरे पैसे इन्वेस्ट करूं किसमें, अरे 3 वाली अच्छी के 5 वाली, ये समझ तो मुझे आना चाहिए। तो आपको कल ही पहना था, जिस कंपनी का लेवरेज ज्यादा होता है ना, वो कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होता है, यानी कि वो कंपनी उतनी रिस्की होती है, यानी कि ऐसी कंपनी में पैसे लगाना बहुत रिस्की साबित हो सकता है। इसलिए आपने ऐसी ही कंपनी में पैसे लगाना चाहिए, ऐसी कंपनी में पैसे आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसी कंपनी के शेयर्स आपने परचेस करना चाहिए जिसका लेवरेज कम होता है। तो दिस काइंड ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड। इट इज नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग लेवरेज। लेवरेज के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भाई साहब 2-3 घंटों में बैक टू बैक 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज नॉट द बिग इशू, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। आखिर लेवरेज क्यों पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर क्यों दिया है? अरे भाई निकालना है, क्यों निकाल रहे हैं इसको? मत निकालो ना, व्हाट डिफरेंस इट मेक्स, मत निकालो। निकाल रहे हैं इसका मतलब कोई तो पढ़ता है, कैलकुलेट कर रहे हैं इसका मतलब कोई तो पता है। मतलब यानी बहुत खास जानकार लोग इसकी पढ़ाई करते हैं और उसके अपने निर्णय लेते हैं कि इस कंपनी में पैसे लगाए कि नहीं। फॉर एग्जांपल, यू हैव बिकम द म्यूचुअल फंड का ओनर। आप SBI के म्यूचुअल फंड का ओनर बन गए, या फिर आप ICICI बैंक के म्यूचुअल फंड, आपके पास में 2 लाख करोड़ रुपए दिए हैं एंड यू आर द फंड मैनेजर। अब लगाओ पैसे, कैसे लगाओगे? जूते से मारेंगे लोग अगर आपने पैसों का नुकसान कर दिया तो, चप्पल से मारेंगे आपको। मजाक समझ रहे हो आप? यू आर द फंड मैनेजर, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप CFA हो और आप लोग आपके भरोसे में पैसे लगा रहे हैं, तो आपको उतनी अक्ल होना चाहिए ना पैसे कहां लगाए, क्योंकि आपको कमा के लेके उनको रिटर्न करना है। लोगों को समझ नहीं थी, लोगों को अक्ल नहीं थी, इसलिए आपके जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट पर विश्वास किया, आपके हवाले पैसे करे। तो आपकी इतनी बुद्धि होना चाहिए कि आपको समझे कि किस कंपनी में पैसे लगाए। तो इसीलिए दोस्तों, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते आपको इन सारे फाइनेंशियल टर्म्स का नॉलेज होना जरूरी है, सो दैट यू वुड बी एबल टू इन्वेस्ट फंड्स इन द राइट कंपनीज। क्योंकि बहुत सारे, जो आपने कभी सुना होगा म्यूचुअल फंड्स की आजकल ऐड भी चलती है, बहुत सारे लोग जिनको समझ नहीं होती है कंपनी और सॉरी स्टॉक मार्केट की और शेयर मार्केट की, वो लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे HDFC, SBI, ICICI, कोटक के म्यूचुअल फंड्स लेते हैं। पर समझने की, सर ये म्यूचुअल फंड के पैसे लगाते कौन है? उनके फंड मैनेजर होते हैं। सर फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन होता क्या है? CA, MBA फाइनेंस, CFA।
अब यही लोग अगर उनको ही लेवरेज नहीं समझेगा, यानी कि आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको लेवरेज नहीं समझेगा, आप कैसे लोगों की मदद करोगे? और आप में और नॉर्मल इंसानों में फर्क क्या रह जाएगा? तो इसीलिए दोस्तों आपको सभी को पता होना चाहिए, मुझे लेवरेज ना कि सिर्फ निकालने आना चाहिए, मुझे तो लेवरेज समझना भी चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड? कम ऑन एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से। ओके 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 गाइस, एवरीबॉडी वेलकम बैक। ओके चलो, सभी लोग को समझ रहे हैं हां या ना? कुछ तो आप बोलेंगे। चलो आगे चलो, बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। तो तीनों लेवरेज हम लोग पढ़ेंगे। ओके ओके ओके, अब देखते हैं। यहां पे कल हमने ऑपरेटिंग लेवरेज को देखा था। ऑपरेटिंग लेवरेज को जब मैंने आपको बताया तो मैंने आपको कहा था कि हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। क्या बनाना जरूरी है? क्या बनाना जरूरी है? मैंने आपको कहा था, एक मिनट रुकिए। चलो ठीक है, कल मैंने आपको ऐसे कुछ बताया था, आपको याद होगा तो, इफ यू रिमेंबर। मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं, चलो लिख ही लेते। कल आपको कुछ पता था, देखो हमने कल इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, इसको हम लोग कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। इसमें आपको एफएम रॉक्स बोला था, रॉक्स, ये एफएम की बुक है, रॉक्स चाहिए मेरे को। ओके, ये है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनता कैसे? बहुत सिंपल बनता है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहां पे? सेल्स। सेल्स में से माइनस क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद में क्या बचेगा मेरे बच्चों? कंट्रीब्यूशन। माइनस क्या होगा बच्चों? फिक्स कॉस्ट। फिर क्या बचेगा? EBIT, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये फॉर्मेट है, जब भी डॉल, DFL, DCL निकालना, ये फॉर्मेट आपको लिखना ही पड़ेगा। विदाउट राइटिंग दिस फॉर्मेट यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ लेवरेज। लेवरेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मेट पता होना जरूरी है। ओके, आगे माइनस क्या करें सर? इसके आगे भी और कोई माइनस होता है? देखो बच्चों, इसके बाद में माइनस होगा इंटरेस्ट। फिर क्या बचेगा आपके पास में? EBIT, यानी कि इंटरेस्ट पहले माइनस करते हैं, टैक्स बाद में, बिकॉज सारे खर्चे को माइनस करने के बाद जो इनकम बचती है ना, उसके ऊपर टैक्स लगता है। सिर्फ एक काम करो ना, पहले टैक्स माइनस कर दो, बाद में इंटरेस्ट। ऐसा नहीं हो सकता ना भाई, इंटरेस्ट आपने इनकम टैक्स का किया हुआ ना, तो पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे, पहले टैक्स निकालेंगे। पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे, और इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो संख्या बचती है ना, उसके ऊपर तो टैक्स लगता है। इसलिए पहले हम लोग इंटरेस्ट को माइनस करके EBIT निकालते हैं, और फिर माइनस क्या करते हैं मालूम है? हम लोग टैक्स माइनस करते हैं, और फिर क्या बचता है? EAT बचता है। सर EAT क्या होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। सर EBIT क्या होता है? अर्निंग बिफोर टैक्स। ऐसा। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, कभी कभी एग्जामिनेशन में बोलते हैं फाइंड आउट EPS, अर्निंग पर शेयर। किसी को पता है EPS क्या होता है? कोई जवाब देगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EPS? अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EPS? कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EPS? EPS इज नथिंग बट जो EAT, यानी कि जो प्रॉफिट अब बचा हुआ है ना, हमने पहले सारा का सारा वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया, फिर हमने फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दिया, फिर हमने इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया, अब फिर हमने गवर्नमेंट का भी टैक्स दे दिया, हमने सबके पैसे दे दिए। अब कौन बचा है? इस पैसों का मालिक कौन है? इसका हकदार कौन है? ये पैसे किसके बाप के हैं? कौन है इसका मालिक? वन एंड ओनली द ओनर ऑफ द कंपनी, जिसका नाम है शेयर होल्डर्स। तो सर शेयर होल्डर को पैसे बांट देंगे, बांट दो। उसको क्या बोलते हैं हम लोग उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो फिर क्या बचेगा? नीचे आया तो EPS।
सर डिवाइड करेंगे, हाँ बेटा, जितना प्रॉफिट बचा हुआ है उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे और फिर क्या बचेगा, ईपीएस। ईपीएस मतलब क्या था, अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर होल्डर ने कितने पैसे कमाए। तो पहले सबका पैसा माइनस कर दो, वेरिएबल कॉस्ट माइनस, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस, इंटरेस्ट माइनस, टैक्स माइनस। इंटरेस्ट किसको गया बच्चों, जिन्होंने हमें पैसे दिए थे। टैक्स किसको गया बच्चों, गवर्नमेंट को गया। वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट हमने किया था, वो सब पैसे लौटा दिए। अब कुछ भी खर्चा बाकी नहीं, सब माइनस होने के बाद में डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, वो बचेगा आपका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ओके, ये तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी शायद। आप सभी ने लिख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। एवरीबॉडी डिड यू राइट दिस? चलो, पर कभी कभी दोस्तों ऐसा भी कभी कुछ हो जाता है कि ईपीएस ऐसे नहीं निकलता। पहले निकालते हैं प्रेफरेंस का डिविडेंड, क्योंकि आप सभी जानते हो दुनिया में दो टाइप के शेयर होते हैं। एक शेयर होता है प्रेफरेंस, एक होता है इक्विटी। अभी इस क्वेश्चन में हमने अज्यूम कर लिया था कि प्रेफरेंस है ही नहीं। अगर प्रेफरेंस होता तो क्या 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 होता, चलो एक बार बता दो। ये मान लेते हैं कि नो प्रेफरेंस, नो प्रेफरेंस। अब बात करेंगे यस प्रेफरेंस। तो आप बात करेंगे दोस्तों, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेफरेंस हो तो आप जवाब देंगे बच्चों कहां से हो जाएगा। चलो फिर से एक बार करते, क्या क्या माइनस होगा, सेल्स करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगा, फिर बचेगा कंट्रीब्यूशन। सर आप लेवरेज पढ़ा रहे कि इनकम स्टेटमेंट पढ़ा रहे? अरे बच्चों, लेवरेज निकालने के लिए जो 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 चीजें लगती है ना, वो इनकम स्टेटमेंट से पैदा होती है। चलो डाल का फॉर्मूला बताओ। परसेंटेज चेंज इन सेल, नीचे आता है सेल्स चेंज, ऊपर आता है परसेंटेज चेंज इन व्हाट, ईबीआईटी। अब ईबीआईटी यहां से मिलेगा, हाँ, परसेंटेज चेंज इन सेल यहां से मिलेगा। और चलो डीएफएल का फॉर्मूला क्या, मैंने आपको पढ़ाई नहीं पर बोल रहा हूं एडवांस में। चलो यहां से देख लो, चलो चलो देखो, चलो कम ऑन, हाँ आप बताओ, इधर देखो, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब ईबीआईटी मालूम है कि आपको नहीं ना, तो इसलिए इनकम स्टेटमेंट में जाके ईबीआईटी निकालना पड़ेगा। ईबीटी यू नो अबाउट ईबीटी? नो, इनकम स्टेटमेंट में जाके ईबीटी निकालना पड़ेगा। यू डू नॉट नो ईबीआईटी, यू डू नॉट नो ईबीटी। कहां से मिलेंगे ये यहां से इनकम स्टेटमेंट से मिलेंगे। इसीलिए तो इनकम स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। वो फॉर्मूला यूज करके उसकी संख्या निकालना वो बात का काम है। पहले तो आपको एग्जामिनेशन में ये ठोकना पड़ेगा, फाइंड आउट ईबीआईटी, फाइंड आउट ईबीटी, फाइंड आउट ईएटी। ये सब निकालने के बाद ही हम लोग निकालेंगे डॉल, हम लोग निकालेंगे डीएफएल, हम लोग निकालेंगे डीसीएल। क्योंकि अगर आप इसको देखते हो ना, इसकी सामग्री, इसका रॉ मटेरियल वहां पे छुपा है। जरा देखिए ना, कोई भी फॉर्मूला देख लो यहां पे, ये जितने भी फॉर्मूला है ना, इसका उत्तर कहां है, वो इनकम स्टेटमेंट में है। इसलिए एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट को ड्रॉ करें, यानी निकाले, फाइंड आउट करें, उसके बाद में फॉर्मूला लगा उसको चिपका दे, आंसर आपके पास हो जाएगा। विदाउट आइडेंटिफाइंग ईबीआईटी, ईबीटी, ईएटी आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट निकालते कैसे हैं। तो चलो बोलो बच्चों, सबसे पहले ऊपर क्या था, सेल्स, माइनस क्या करेंगे, अरे कुछ तो मन से बोलो, चलो माइनस करो, क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन, माइनस क्यों करेंगे, देख के नहीं, हाँ फिक्स्ड कॉस्ट। अब क्या बचेगा, ईबीआईटी। अब सबसे पहले क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट या टैक्स, इंटरेस्ट, फिर क्या बचेगा, क्या बचेगा, एंडिंग बिफोर टैक्स, माइनस क्या करेंगे, टैक्स, क्या बचेगा, ईएटी। अब यहां पे सावधान इंडिया, टैन टैन टैन, दोस्तों अब माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। सब ईएटी निकलने के बाद में अब पहले प्रेफरेंस को पैसे देंगे और उसके बाद में जो बचेगा ना, वो हम लोग निकालेंगे किसके लिए, इक्विटी। आप सभी जानते हो प्रेफरेंस और इक्विटी का डिफरेंस तो आपने बचपन से जाना होगा। बताओ प्रायोरिटी किसको मिलती है, प्रेफरेंस, नाम में ही प्रेफरेंस लिखा है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पहले दिया जाता है। तो माइनस किसको करूंगा मैं, प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर क्या बचेगा इसको, ये प्रेफरेंस डिविडेंड अब आएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, एंड दिस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट विल बी शेयर्ड अमंग ऑल दी यूजर्स, ऑल दी शेयर होल्डर्स। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, एंड देन यू विल गेट ईपीएस।
So I hope you are identifying the difference between when company is having preference shares and when company is not having preference shares. So in this case, scenario number 1, we were not having preference shares and that's why the things were different. But in the second case, यहां पे प्रेफरेंस शेयर्स थे जिसमें सारी चीजें सब जो पहले हमने लिखी थी वो सब कुछ सही था, ये सब कुछ सही, ये सब कुछ सेम था. कहानी कहां से बदली है? वंस यू डिडक्ट टैक्स, उसके अंदर जब ईएटी आता है ना, उसके बाद सबसे पहले इक्विटी वालों को पैसे न दे, पहले जाएगा किसको? प्रेफरेंस डिविडेंड जो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है 13%, 11%, व्हाटएवर इट इज टू बी डिडक्टेड. फिर जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है वो बटेगा आपकी इक्विटी शेयर होल्डर में और इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके आप ईपीएस निकाल लोगे. दैट्स इट, ओवर. एक बात मैं पूछूं आपसे, क्या जितना ईपीएस होता है क्या उतना ही डिविडेंड दिया जाता है? माय क्वेश्चन इज, जितना ईपीएस उतना डिविडेंड या डिविडेंड कम भी हो सकता है? लेट मी चेक द आंसर. कम ऑन गाइस, प्लीज टेल मी, आप कितना डिविडेंड देंगे? उतना देंगे या थोड़ा सा कम भी दे सकते हैं? बिल्कुल सभी का आंसर नो आ रहा है. यू आर राइट गाइस. आपका मानना है सर कंपनी की इच्छा के ऊपर हो सकता है कंपनी का पूरा 10-15 रुपए का ईपीएस और कंपनी का डिविडेंड जीरो हो. See, it depends on the board of directors, it depends on the shareholder to decide how much dividend is required to be given. It does not mean everything which is earned by the company should be distributed. वहां पे लिखा है distributable profit. It can be, it cannot be. Company might give 20%, third maybe they may give 0% of dividend. It's up to them. अभी जैसे इसकी कंपनी है, what do you call it? ये जो हमारा वैरेन बफेट की कंपनी है, आज तक उसने कभी डिविडेंड नहीं दिया. बर्कशायर हाथवे नाम की जो कंपनी है, आज तक उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया. क्यों नहीं दिया? वो बोलते हैं वैसे भी हम लोग डिविडेंड देंगे, लोग उस पैसों से क्या उखाड़ लेंगे. मेरे पास इतनी बुद्धि है, मैं आपको देने से अच्छा पैसे मेरे पास ही रखता हूं और मैं खुद ही लगाऊंगा और खुद ज्यादा कमा के आपको ज्यादा बताऊंगा. यानी कि उसको उतना क्या बोलते हैं, ही इज सो कॉन्फिडेंट कि मैं आपको दूंगा ना तो आप हो सकता 10% कमाए, मैं अगर आपके पैसे खुद के पास रखूंगा ना तो मैं आपसे ज्यादा ही कमा सकता हूं. ही इज दैट टैलेंटेड, दैट्स व्हाई ही हैज नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड. तो इट डिपेंड्स यार. ईपीएस होना, ईपीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डीपीएस. ओके गाइस, गॉट इट? ओके एवरीबॉडी. और सभी को लिखना था. यू आर हैविंग 1 मिनट का टाइम, प्लीज राइट डाउन, हरी अप. जिसने लिखा है कोई बात नहीं, जिसने नहीं लिखा प्लीज कंप्लीट दिस. ओके एवरीवन. माइक्रोसॉफ्ट भी बिल्कुल सही कह रहे. क्या भाई, कैसे? So I hope it is done guys. Welcome back. So दोस्तों ये आपका लिखना अगर हो गया है, आपके दिमाग में अगर ये चीज आ गई तो इससे अच्छा कुछ नहीं है. अब बहुत मजा आएगा आपको चैप्टर पढ़ने के लिए, बिकॉज चैप्टर पढ़ने के लिए जो चीजें की जरूरत होती है उसका ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे यूनिट है. इस मैन्युफैक्चरिंग के जो आउटपुट आते हैं ना उसका इस्तेमाल फॉर्मूले में डालते हैं और आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. तो ये आना आपके लिए जरूरी था. अब जैसे मैं कोई क्वेश्चन लूंगा तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे और इसके ही आउटपुट, इसका ईबीआईटी, इसका ईबीटी, इसका ईएटी, इसका ईपीएस का इस्तेमाल हम लोग डॉल डीएफएल डीसीएल के लिए करेंगे. ओवर सिंपल. ओके चलो मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूं. बहुत अच्छा है आज का लेक्चर जो है, बहुत मजेदार लेक्चर है, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा. मैं आपको कुछ झलक दिखाना चाहता हूं. एक किताब है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है.
ये मेरी जो बुक है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जिसका नाम है एफएम रॉक, से मेरे लाइफ का सबसे ज्यादा फेवरेट किताब है। तो आप समझ रहे होंगे वो कितना अच्छे तरीके से बना रही। ये किताब मैं आपको देता हूं। अक्सर होता क्या है ना, मैं आपको समझाता हूं। अभी एफएम का बुक है, ये पूरा बुक है। अब इस बुक में क्या होता है ना, पूरा डिटेल में सब कुछ दिया होता है। अब यहां पे बहुत सारे, जैसे इस चैप्टर में क्वेश्चंस कितने हैं, 1 2 3, बहुत सारे क्वेश्चंस है। जरा देखेंगे, लगभग 21 क्वेश्चंस इस चैप्टर में दिए हुए हैं। अब 21 क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन के पहले हर चैप्टर में के, अगर मान लीजिए आपके इसमें इतने सारे क्वेश्चंस होंगे तो आप सॉल्व कब करोगे? एग्जामिनेशन से पहले आपको एफएम भी पढ़ना है, आपको इको भी पढ़ना है। इको की बुक इतनी बड़ी है, एफएम के अंदर 8 चैप्टर्स है, हर चैप्टर में 30 40 50 ऐसे क्वेश्चंस है। कब सॉल्व होगे साहब? और जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तभी मैंने समझ लिया था इंसान इसीलिए नहीं फेल होता है कि वो पढ़ाई नहीं करता, इसीलिए फेल होता है कि उसको एग्जामिनेशन के पहले उसका रिवीजन ही नहीं हो पाता। बिकॉज देयर इज अ वेरी शॉर्ट टाइम गैप बिटवीन द प्रीवियस पेपर एंड द नेक्स्ट पेपर। और उसमें इतनी पढ़ाई करना भी है, मेंटल भी आपको कूल रहना है, नींद भी लेना है। तो इसीलिए मैंने आपके भलाई के लिए एक बात सोची। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मुझे क्या प्रॉब्लम होता? मैंने सोचा मुझे प्रॉब्लम होती कि मुझे रिवीजन करना है। हो सकता है क्लास के बाद में मैं बार बार एफएम को रिवाइज कर पाऊं, पर मैं कर नहीं पाता बिकॉज इतनी प्रॉब्लम्स है। तो मैंने एक आइडिया निकाली, और वो आइडिया मैंने निकाली भी और इंप्लीमेंट भी करे। पिछले 1.5 साल से बुक बाजार में है, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है आज। जरा देखिए यहां पे क्या कर दिया मैंने। अब जैसे कोई भी, अभी मैं आपका ही चैप्टर उठाता हूं, लेवरेज। ओके, जरा देखिए, अब ये लेवरेज है। ओके, दिस इज लेवरेज। दोस्तों अब मैंने क्या कर दिया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि रिवीजन का मसला सॉल्व करने के लिए आपकी ज्यादा बार रिवीजन होना चाहिए, इसलिए इस बुक को आपके लिए बनाया। इस बुक को ऑसम बुक है, फैंटास्टिक, इससे अच्छा अरे क्या क्या बनाया इस बुक को, मैं आपको क्या बताऊं। अब मैं अपने जुबान से अपनी कितनी तारीफ कर सकता हूं, नहीं करूंगा, आप खुद देखेंगे। अब क्या हो रहा है दोस्तों, अगर ये चैप्टर चालू हुआ तो आपको क्या होना चाहिए, पहले ही पेज पे आपको सारे फॉर्मूला दिए हैं, ये फॉर्मूला दी है। उसके बाद में ये आपका इनकम स्टेटमेंट जो अपन ने अब भी किया था खुद ने, देखो एक तरफ लिखा है प्रेफरेंसेस और एक तरफ लिखा विदाउट प्रेफरेंसेस। यानी कि दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि चैप्टर स्टार्ट होने से पहले इन सब चीजों को आप एक बार रिवाइज कर ले। फिर मैंने क्या कर लिया, अब यहां पे लिखा है इस चैप्टर क्या लिखा है, अच्छे से पढ़ो। फॉलोइंग आर द 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आउट ऑफ टोटल 21 क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। यानी कि इस चैप्टर में 21 क्वेश्चंस है, पर उन 21 में से मैंने कुछ 5 ऐसे क्वेश्चन चुन चुन कर आपके लिए सिलेक्ट किए हैं जिसमें 21 प्रॉब्लम्स की कसर निकल जाती है। यानी कि 21 प्रॉब्लम्स को हर बार आपको करने की आवश्यकता नहीं। If you solve only these 5 problems, you are done with leverage chapter. पर सबसे पहले हम लोग ये 5 नहीं करेंगे, सबसे पहले तो क्लास में 21 सॉल्व करेंगे। We will solve each and every question in the class itself. उसके बाद में whenever you want to revise this subject, maybe after class gets over, maybe before the examination, आपको सिर्फ ये करना है and you are done with it. Because इसमें वो 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए जिसमें सब कुछ कवर है। These are the comprehensive question and you will be able to do it very easily. तो ये क्वेश्चन ना किसी क्वेश्चन है, उसको इज्जत से, जैसे आईसीआई आपका प्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट करती है वैसे सॉल्व किया है, ताकि बार बार आप ऐसा प्रेजेंटेशन देखें, आपके दिमाग में उसकी इमेज उतरे और आप भी ऐसा ही फील करोगे। आपको एग्जामिनेशन में ऐसा ही लिखना है जैसा रॉक्स में लिखा है। कैसा सुंदर लिखा है, जरा देखिए ना, आहा, जरा देखिए, वाह मजा आ गया। जरा देखिए कितने शिद्दत से इस बुक को लिखा है। इसी तरह का प्रेजेंटेशन आपका आईसीआई के पेपर में, एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड होता है। इसीलिए ऐसा लिख के दिया ताकि आपको बार बार देखने से फील हो कि हाँ मुझे भी आईसाइट एग्जामिनेशन में लिखना है। तो आप पूछते ना बहुत बार, सर पेपर में लिखना कैसे, ऐसा लिखना है। सर कैसा लिखते, ऐसा बोला ना, आईसाइट, बस दिस इज द वे इट इज टू बी डन। सो आई होप ये आपको ये आइडिया जो मैंने लगाई है, हो आपको मजा आएगा। अगर जरा अच्छे लगे तो एक बार तालियां बजा दो प्लीज। थैंक यू सो मच। आपको उम्मीद है कि आपको ये जो है बहुत ही अच्छा लगा हुआ कॉन्सेप्ट है। और ये बुक जिन्होंने, हो सकता है कुछ लोगों के पास मिल चुकी होगी और जिन्होंने अभी एडमिशन लिए तो उनकी बुक आ रही होगी। बस हर किसी स्टूडेंट के लिए बुक किताब है।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बहुत मेहनत लगी साहब, रात दिन एक की एक किताब बनाने के लिए। इट इज नॉट वेरी इजी। अगर आप उसको एक बुक को थोड़ा सा आप आराम से, और मालूम है इस बुक की और खासियत जानते हो, इसके चैप्टर होने के बाद मैंने इसमें कुछ ब्लैंक पेजेस छोड़े हैं। क्यों सर? क्यों? सेल्फ नोट्स के नाम से। यानी कि जब हम लोग ये चैप्टर के 21 क्वेश्चंस करेंगे ना, हर क्वेश्चन में कुछ अलग 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 एडजस्टमेंट होगी, जहां पे आपको कुछ सीखने मिलता है, कुछ आपको लगता है कुछ अलग चीजें मिल रही हैं, तो मैं आपको यहां पे नोट करवा दूंगा, ताकि एग्जामिनेशन के पहले आपको, अच्छा इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी, वो ऐसी थी और उसको ऐसा सॉल्व करते हैं, उतना यहां पे लिख देंगे, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन वापस से सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। हम लोग पढ़ाई को करेंगे, सिस्टमैटिकली करेंगे। हाँ, ये सब फालतू 12-12 घंटे पढ़ रहे, आउटपुट 2 घंटे करने का, ऐसा नहीं करने का। जितना ऐसा प्रोडक्टिव काम करेंगे, क्लास में ही नोट्स बन जाएगी आपकी। बस क्लास जिस दिन खत्म होगा आपके पास में, यू शुड बी रेडी विद द नोट्स। भाई इतना पढ़ना है, काम खत्म। दिस इज द वे इट शुड बी। ना तो आप क्या, क्लास होने के बाद में वापस यू आर अगेन बैक टू स्क्वायर रूट। अरे अब कैसे करें? अरे कैसा नहीं भाई, मेरे पास डेटा रेडी है, इतना ही पढ़ना है ना, आई एम डन विद एफएमई को, दैट्स इट। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। एंड दिस इज नॉट ओनली विद ऐसी रॉक्स मैंने सिर्फ एफएम के लिए नहीं बनाई भाई और बहना, ऐसी नोट्स तो मैंने इको के लिए भी बनाई है। नोट्स के बारे में तो डोंट वरी, आपको 1 नंबर। और मालूम है, हर चैप्टर होने के बाद में जब 21 क्वेश्चन हो जाएंगे, हम तो आईसीआई के पेपर भी सॉल्व करेंगे। ये तो 21 क्वेश्चन सिर्फ मेरे बुक के हैं, अभी तो आईसीआई के नवंबर में ऐसे कई सालों के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते, ताकि आपको एहसास हो यार मैं तो आईसीआई के पेपर भी सॉल्व कर पा रहा हूं। और मेरा यह दावा है आपसे कि आप खुद ही इसी क्लास में 2 दिनों बाद लेवरेज चैप्टर के सारे क्वेश्चन आईसीआई के खुद सॉल्व कर पाएंगे। नॉट ओनली लेवरेज, ऑल द चैप्टर्स। ओके, सो आओ दोस्तों आगे बढ़े। ओके गाइस, वेलकम बैक एवरीबॉडी। चलो आ जाओ, कम ऑन। अब हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों आपको मैंने कल पढ़ा था डॉल। डॉल में 2 चीजें होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स्ड कॉस्ट। Can you please tell me the difference between variable cost and fixed cost? Variable, fixed. Fixed वो होती है आपका सेल कितना भी हो, आपका सेल हो ना हो, आपकी कॉस्ट लगने वाली है, मतलब लगने वाली हो irrespective of the sales। पर जैसा आपका सेल बढ़ता है, आपकी कॉस्ट अगर वो बढ़ रही है, it is called as variable cost। आपकी सेल्स के वॉल्यूम से अगर वो कॉस्ट बढ़ रही है, उसका नाम वेरिएबल कॉस्ट होता है। पर आपका धंधा चले ना चले, फिर भी वो कॉस्ट लगती है, उसका नाम हो जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे एग्जांपल, इस क्लास का रेंट जो मैं दे रहा हूं, मेरे क्लास में 1000 विद्यार्थी है तभी उतना रेंट है। नहीं विद्यार्थी, लॉकडाउन था, मैंने पूरा लॉकडाउन में भी रेंट दिया है, इसका मतलब रेंट इज व्हाट कम ऑन फिक्स्ड कॉस्ट। मेरे पास स्टूडेंट नहीं थे, फिर भी रेंट दिया मैंने। क्या ये साहब, जब धंधा नहीं था मेरे पास, फिर भी मैं अपने एम्प्लॉय की सैलरी दे रहा था। भाई साहब, इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट। अगर मान लो कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ है, फिर भी मुझे अपने एम्प्लॉय को सैलरी उतनी ही देना पड़ती है, इसका मतलब वो फिक्स्ड कॉस्ट है। हां, पर मेरे पास जो मैं किताबें छपवाता हूं ना आपकी, ये बेवजह नहीं छपवाता। वो स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे तो बुक छपेगी, तो बुक छापना क्या हो गया मेरे लिए? वेरिएबल कॉस्ट हो गया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट? चलो, कोई शुगर फैक्ट्री है, कोई शुगर फैक्ट्री है, उसके लिए शुगर केन क्या है? मतलब शक्कर बनाओ मत बनाओ, शुगर केन लगने वाली, इट इज नॉट लाइक दैट। जितनी शुगर बनाना चाहते हो तो शुगर केन, तो शुगर केन इज व्हाट वेरिएबल कॉस्ट, कम ऑन। पर दोस्तों, वो मशीन जो होती है, उसमें गन्ना डाले नहीं डाले, उसका मेंटेनेंस तो लगने ही वाला। दैट इज व्हाट फिक्स्ड कॉस्ट। इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस आपको पता होना बेहद जरूरी है। आइए मैं आपको थोड़ा सा लिखवाना चाहता हूं। क्यों सर, क्यों लिखवा रहा है फिक्स्ड वेरिएबल, क्यों लिखा रहे? बिकॉज हमारे सिलेबस में सेल्स में से पहले क्या माइनस हो रहा है? वेरिएबल, फिर माइनस क्या हो रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपको पता होना चाहिए ना फिक्स्ड और वेरिएबल में आखिर क्या होता है डिफरेंस। खुशहाल है ये दूरियां फिलहाल है।
आसान है। Hey guys, welcome back. Come on, check it out. क्या लिखा है? Fixed cost of predetermined expenses that remain same throughout the, वो सेम ही रहती है specific period. This overhead cost do not vary with output और how, मतलब आपके बिजनेस का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, उसके ऊपर वो कॉस्ट निर्भर नहीं होती, जैसे कि रेंट, जैसे कि इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस आपकी कंपनी ने लेके रखा है, हाँ, आपकी कंपनी चले ना चले इंश्योरेंस तो देना ही है, एम्प्लॉय की सैलरी देना ही है। तो इस तरह से आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। जैसे आजकल इंटरनेट का प्लान ले लिया आपने, 500 जीबी का इंटरनेट प्लान, अब फिर आप 10 जीबी यूज करो तो भी पैसे देना है, 400 जीबी यूज करो तो भी पैसे, इट हैज बिकम लाइक यू नो। अगर आपके पास में ऐसा इंटरनेट का प्लान है, कैसा, जितना इंटरनेट यूज करेंगे उतना ही आपको पैसा देना होगा, देन इट विल बी अ वेरिएबल कॉस्ट। अगर डिपेंड्स यू नो। अब चलो बात करते हैं इनकी। ये कौन है बच्चों, ये कौन सा है? टैक्सेस क्या होता है बच्चों? टैक्सेस वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, कितना भी पैसे कमाओ उतने टैक्स, ऐसा नहीं ना इंडिया में, टैक्स इज अ वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर क्या है? डायरेक्ट लेबर जितना वेजेस, सैलरीड वाले लोग नहीं बोल रहा, वेजेस वो जो फैक्ट्री में होते हैं, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट डेली वेज, जितना प्रोडक्शन करेंगे उतने वेजेस देना पड़ेंगे। ओके और ये जो कमीशंस होते हैं, कमीशन डिपेंड्स ऑन व्हाट सेल, मान लो सेल्स कमीशन है तो जितना सेल्स होगा उतना ही कमीशन जाएगा। मैं अपने एम्प्लॉय को इंसेंटिव देता हूं और मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता हूं। आप मुझे बताओ कौन सा फिक्स्ड होगा, कौन सा इंसेंटिव होगा, कौन सा वेरिएबल होगा? मैं अपने एम्प्लॉय को चाहे धंधा कितना भी हो सैलरी देता हूं ना, सैलरी, दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। पर मैं उनको सेल्स जितना वो करेंगे उसके ऊपर उनको इंसेंटिव देता हूं, दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज वो जितना सेल करेंगे उतना इंसेंटिव। इसलिए मेरे एम्प्लॉयज की सैलरी कभी भी एक जैसी नहीं आती, कुछ महीनों में अलग आती है, कुछ महीनों में अलग। क्यों सर? क्योंकि इंसेंटिव की संख्या बदल जाती है। तो आप सर, आपके ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी का स्ट्रक्चर कैसा है? जो बेसिक पे करता हूं ना वो फिक्स्ड है, और जो इंसेंटिव देता हूं ना दैट इज अ वेरिएबल। समझ गया? क्यों वेरिएबल है? बिकॉज वो जितना सेल करेगा उसका इंसेंटिव उतना होगा। ओके अब आपको समझ में आ रहा है, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से। यहां पे क्या लिखा है? वेरिएबल कॉस्ट हाउएवर चेंज ओवर अ स्पेसिफिक एंड आर एसोसिएटेड डायरेक्टली टू द बिजनेस। जितना बिजनेस करोगे अगर वो कॉस्ट चेंज हो रही है, बिजनेस के वॉल्यूम से अगर वो कॉस्ट चेंज हो रही है तो उसका नाम हो गया वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल टैक्स। अब चलो आपकी बुक में हेडिंग देंगे वेरिएबल कॉस्ट वर्सेस फिक्स्ड कॉस्ट। अब जो मैं एग्जांपल दूंगा आप बताना मैं किसके एग्जांपल दे रहा हूं। उसके सामने आप एफसी लिखो या फिर वीसी लिखो, लिखो टैक्स और ब्रैकेट में लिखते चलो। लिखो टैक्स। टैक्स कहां पे आएगा बच्चा? वेरिएबल और फिक्स, कम ऑन। वेरिएबल लिखो, लिखो भाई लिखो। इंसेंटिव्स, अगेन वेरिएबल। रेंट, फिक्स्ड कॉस्ट। सैलरीज, फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद में इंश्योरेंस, धंधा चले ना चले इंश्योरेंस लिया तो देना ही तो पड़ेंगे पैसे। क्या है इंश्योरेंस? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तो वेरिएबल होता है, जैसे कि अगर शुगर फैक्ट्री के लिए शुगर केन की बात करेंगे, क्या है वो? वेरिएबल है। Come on guys, welcome back. So I think you have understood the difference between the variable cost and direct cost. हो कल हमने बात करी थी भाई और बहना कि अब एक आ गया डॉल। डॉल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते एक बार के लिए। ओके बच्चों, आ जाओ बच्चों। चलो एक बार मैं आपको लूंगा फाइंड आउट। चलो मैं आपको बोलता हूं फाइंड आउट, DOL। डॉल को फाइंड आउट करो। मैं आपको तो डेसेल है 50 लाख। आप पहले काम करोगे, पहले एक मैं सॉल्व करता हूं फिर आप देखना। ओके इधर देखो मेरे पास आ जाओ। चलो आ जाओ। सेल कितना है बच्चों? 50 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? मेरे अंदाजन फिगर ले रहा हूं 20 लाख। तो बचे कितने बच्चों? 30 लाख। क्या बोलेंगे इसको? कंट्रीब्यूशन। फिर क्या आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट। मान लो वो है 10 लाख। कितना बचा ये? 20 लाख। इसको क्या बोलूंगा मैं? और क्या बोलूंगा मैं इसको?
EBIT। और जहां तक कि डॉल का सवाल है, डॉल में फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन सेल्स, कितना सेल बदला, बदले में परसेंटेज इन EBIT। पर सर यहां पे तो चेंज के लिए दूसरा कॉलम ही नहीं दिया है। कभी कभी तो ऐसे एग्जामिनेशन में ऐसा होती है, प्लीज फाइंड आउट डॉल, इतना ही डेटा दिया, अभी कैसे करेंगे सॉल्व? इसमें तो चेंज का नाम ही नहीं है। अरे इसमें चेंज निकाल, चेंज के लिए दो चीजें होना चाहिए ना, चेंज इधर एक कॉलम चाहिए, दूसरा तो मैं बोलूंगा ना ये इससे कितना बदला, बदला ही नहीं, कुछ एक ही कॉलम दिया है, फिर भी बोलते डॉल निकालो। अरे सर इसका डॉल कैसे निकाल सकते हैं आप बताओ? अरे बोलो ना। अब जरा मैं आपको यहां लेकर आता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है यहां पे। कम ऑन, यहां पे डॉल का मतलब क्या है? टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस दैट इज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। कल का एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कल दो एग्जाम्पल दिखाए थे, एक में फिक्स कॉस्ट था और एक में नहीं था। क्या तुम्हें याद है ऐसा हमने सॉल्व किया था? इसमें फिक्स कॉस्ट था, इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं था। फिर आपको मैंने पूछा था दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो आपने क्या बोला था? सर यहां पे 10,000 का सेल पहले था, अब हो गया 20,000, यानी कि सेल बढ़ा 100% से, चेंज कितना हुआ? 100%। तो EBIT भी 100% से बढ़ना चाहिए था। इंग्लिश में बोलेंगे इट शुड हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 100%, बट इट हैज गॉट इंक्रीज्ड बाय 160%। हाउ कम? बोलो बोलो भाई, जवाब दो। क्योंकि सर उनका सेल बढ़ा ना, तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी पर फिक्स कॉस्ट बढ़ा ही नहीं है, इसलिए फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड इररिस्पेक्ट ऑफ द सेल्स। इसीलिए दोस्तों जो पतंजलि जैसी कंपनियां हैं, जो एयरलाइन इंडिगो जैसी कंपनीज है, और जो जियो जैसी कंपनीज है जिन्होंने बहुत फिक्स्ड कॉस्ट लगा के रखा है ना, वो क्या करते हैं? दे आर ट्राइंग टू सेल मोर 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 मोर। क्यों? अरे भाई जियो जितना सेल कर रहा है ना, उसका 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 फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ रहा। वो जो उसने क्या बोलते हैं टावर गाड़ के रखे ना, और जो केबल घुसेड़ के रखे ना गड्ढों में, वो उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ती, वो तो ऐसी रहेगी ना। चाहे 40 मिलियन लोग काम करें, क्या बोलते हैं 40 लाख लोग, अगर 40 करोड़ इंडिया के लोग जियो यूज करें या 80 करोड़ करें, वो केबल जो खड्डों में जो केबल घुसेड़ के रखा है ना, जो टावर है वो वैसे ही रहेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट विल रेज। जियो, मोटा भाई इज वेरी वेरी स्मार्ट पर्सन। मोटा भाई ने क्या करा मालूम? क्या सेल बढ़ा, सिर्फ सेल, बिकॉज मोटा भाई को मालूम है जितना सेल बढ़ेगा ना, मेरा फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, मेरा सिर्फ तो थोड़ा थोड़ा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। इसका मतलब जियो इज ट्राइंग टू मोर सेल, जियो इज ट्राइंग टू सेल व्हाट? मोर एंड मोर। और क्यों क्यों क्यों? बिकॉज को मालूम है जितने प्रमाण में सेल बढ़ेगा ना, उससे कहीं ज्यादा प्रमाण में EBIT बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? एंड द सेम थिंग पतंजलि फॉलो कर रहा है। बाबा रामदेव भाई, तुम जब सोते हो ना, बाबा रामदेव मार्केटिंग चालू कर देता है, नींद में ही मार्केटिंग चालू हो जाती है उसकी। बाबा बैठते ना ऐसे कहते ना, वो चलते हैं ना, बाजू में प्रोडक्ट लेके बैठते बाबा, और कैमरा आता है इधर देखो इधर उधर, और बाबा गिफ्ट भी क्या देते? ये लो हावला जूस, ये लो च्यवनप्राश। बाबा का मार्केटिंग है भाई, बाबा को ऐसा मत समझना। एंड व्हाई बाबा इज एबल टू सेल मोर? बिकॉज बाबा इज डूइंग लॉट ऑफ मार्केटिंग। बाबा नोज लेवरेज वेरी वेल। बाबा नोज दैट कि मुझे मिलने वाला डॉल, ये डॉल के पीछे पड़ा है बाबा। हाँ, बिकॉज बाबा की जो फिक्स कॉस्ट जो है ना, हरिद्वार में जो बाबा ने जो कंपनीज बनाई है ना, वो दैट फिक्स कॉस्ट इज सेम, तो सेल बढ़ा रहे हैं। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां क्या बढ़ाती है? सेल बढ़ाती है। सोचो डॉल कितनी जरूरी है जानना। बड़े बड़ी कंपनी को समझ जाता है हमारा सेल जिस प्रमाण में बढ़ेगा, प्रॉफिट उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़ेगा। समझा क्या? अरे बच्चों बाजू में एक पॉइंट लिखा है, इसमें तो फिक्स कॉस्ट ही नहीं है। अब क्या होगा? ऐसे कंपनी को क्या बोला जाएगा? जितने प्रमाण में आपका सेल बढ़ेगा, उतने ही प्रमाण में आपका EBIT भी बढ़ेगा। आपको यहां पे लेवरेज का ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा, बिकॉज आपकी कंपनी का कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। तो हमने कल का समझा था, जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट 0, वहां का लेवरेज हमेशा 1 है ना। और जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा, अरे कल ही तो पढ़ा ना, जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा उसका लेवरेज 1 से ज्यादा। बताओ रे बच्चों क्या फॉर्मूला था इसका, याद है? परसेंटेज चेंज इन व्हाट? सेल। नीचे सेल, कितना सेल चेंज हुआ, बदले में कितना EBIT चेंज हुआ।
तो बच्चों को कुछ कुछ लोगों को कल ये डाउट आया था, सर ये 10,000 का 20,000 हुआ तो इसको 100% क्यों बोला आपने, ये 200% क्यों नहीं है? अरे ढोकले, तुझे ये निकालने की अक्ल नहीं है। मुझे डाउट आया, डाउट कल, वो बच्चा मुझसे लड़ लिया, वो बोला 160 नहीं है 260 है ये। अरे झंडूबाम, ये 160 है, मैंने बोला बढ़ा कितना, बढ़ा चेंज बोला मैंने, चेंज चेंज। तो चेंज कितना हुआ? 13,000 चेंज नहीं हुआ, 8,000 चेंज हुआ है भाई। 5,000 से 13,000 हुआ, मतलब चेंज कितना हुआ? चेंज 13,000 चेंज नहीं हुआ, पहले 0 नहीं था, पहले 5 था, अब 13 हो, तो चेंज कितना हुआ? तो चेंज हुआ 8,000। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? चेंज हुआ 8,000, समझा मैं क्या बोला? और कितने पे चेंज हुआ? पहले कितना था? 5,000। तो बढ़ा कितना? 5,000 पे 8,000 बढ़ा, 0 पे 13,000 नहीं बढ़ा वो। पहले कितना था? 5, अब कितना होता है? यानी कि पहले कितना था? 5,000, नाउ इट हैज बिकम 13,000। तो कितना, कितने से बढ़ा? बढ़ा 13,000 नहीं बढ़ा, बढ़ा कितने से बढ़ा? 8,000 से बढ़ा। तो मैं ऊपर 8 लिखूंगा ना, 13 थोड़ी ना लिखूंगा। ऊपर जैसे ऊपर 13 लिखो और नीचे 5, मैं नहीं लिखूंगा, ऊपर 8 ही लिखूंगा, क्योंकि बढ़ा कितना भाई। हाँ, अगर आप बोलोगे सर 13,000 लिख दो तो ऑब्वियसली 260% आएगा, पर बढ़ा कितना? 8 बढ़ा ना, तो 8 डिवाइड बाय 5 यानी कि 160% तो होगा ना ये। तो क्या बोलेंगे इसको? परसेंटेज चेंज इन किसमें? ईबीआईटी। ये था 160%। चलो ऊपर का देखते हैं कैसे। अब निकालो। एक तो कल क्या मैंने फॉर्मूला में, मुझे लगा इतनी तो कॉमन चीज है, इतना तो कॉमन सेंस है, पर वो बच्चों को कॉमन सेंस ही अनकॉमन हो गया। वो मुझे ये सवाल बोल रहे सर 260 आपने गलत सॉल्व किया, और मुझे बोल रहा है, मैं 25 सालों से सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं, मुझे चैलेंज कर रहा है। परसेंटेज चेंज इन सेल्स, आप मुझे बताओ कितना सेल बढ़ा? अरे आप तो बोलो नहीं, 10,000 का 20,000 हुआ, तो कितना सेल बढ़ा? और पहले कितना था? तो 100% से बढ़ गया ना ये। अरे मतलब इसको आप परसेंटेज में ऐसा लिखते, ऐसे क्या देख रहे हो? 100 कैसे? ऐसे इसको परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, समझ गए? तो ऊपर क्या है? 100%, ये हटा दो इसको, कितना हुआ? 100%। ये कितना हुआ? 160%। फॉर्मूला क्या है अपना? ये फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ऊपर, सेल्स नीचे। तो अपना ईबीआईटी कितना आएगा? बराबर ईबीआईटी 160 है, ये 100 है, या 1.6 टाइम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके? क्योंकि मैंने कल क्या अजम्पशन किया था? परसेंटेज चेंज इन सेल्स नीचे है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी है। 160 और 100 आपको समझ ही गया होगा। ऐसे मैंने, ये मेरा गलती हो गई मेरी, मुझसे। इट वॉज माई मिस्टेक दैट मैंने आपको बहुत ओवर एस्टिमेट कर लिया था। मुझे लगा चेंज बोला तो चेंज वर्ड में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। आपको क्या करना है? आपको मैं और एक एग्जांपल चेंज के ऊपर ले लेता हूं, मतलब ये चेंज वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाना चाहिए। मैं देख लेता, चलो इधर देखो, मेरे पास आओ, चलो चलो निकाल के बताओ तो मुझे। चलो इधर देखो, सेल है इधर 50,000 है और इधर है 80,000। चलो मान लो इसको 80 नहीं, मैं उसको 150 कर लेता हूं। पहले 50,000 था, 1.5 लाख हो गया, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसकी 10,000 थी, तो बताओ इधर कितनी होंगी रे? अरे सेल्स 3 गुना बढ़ा ना भाई। अरे यार बोलो भाई, सेल्स कितने से बढ़ा? 3 गुना। तो वेरिएबल कॉस्ट कितने से बढ़ेंगी? 3 गुना। तो कितनी हो जाएगी वो? 30 लिख दो। अभी कितना बचेगा? 40। ये कितना बचेगा? ये क्या है? माइनस क्या करूं? अब फिक्स कॉस्ट इसकी 20,000 है, तो क्या होगा? ये भी बिल्कुल सही। अब कितना बचेगा? ये आएगा कितना? 20। ये कितना आएगा? 1 लाख। बराबर है। ये क्या है? ईबीआईटी। आपका समय शुरू हो रहा है, आपको फाइंड आउट करना है ईबीआईटी। ये आपको लिखना है, सॉल्व करना है। प्लीज सॉल्व इट। आपका समय शुरू, फॉर्मूला आपको पता है। पहले तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? इधर देख लो। आपको पहले फाइंड आउट करना है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये करेंगे आप। फिर आपको फाइंड आउट क्या करना है? परसेंटेज चेंज इन व्हाट? सेल्स। और फिर तीसरा क्या करना है आपको फाइंड आउट? क्या बोलते हैं अपना? DOL। उसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज, बोलो अरे सेल्स, इधर परसेंटेज चेंज इन
EBIT, ठीक है ना, आपको ये करना है। चलो देखो सॉल्व करो जल्दी से, देखते कौन जवाब देगा। ये पहले ड्रॉ कर लीजिए आप। देखो कितना आ रहा है, कितना टाइम्स आ रहा, टाइम्स। इसका जवाब हम लोग टाइम्स में निकालते हैं। ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हाँ, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हाँ, हमें तुमसे प्यार कितना। सुना हम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं। Hey guys, welcome back. So परसेंटेज चेंज इन EBIT का मतलब क्या है? बोलो रे बच्चों, कैसे है? कितना परसेंटेज EBIT चेंज हुआ है आप मुझे बताओ। ये पहले 20 था, अभी कितना हुआ? 1 लाख हुआ। यानी कितने से बढ़ा ये? 80,000 से बढ़ा। ये पहले कितना था? 20 था। यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे निकलेगा ये कितना? 400% से चेंज हुआ। बराबर है? ये 500% नहीं है, ये मुझे आपको कहना है। एग्जामिनेशन में 500% लिखोगे ना, आपका डॉल भी चेंज हो जाएगा। अंडरस्टैंड? आपका डॉल डिपेंड्स ऑन दिस। ये गलत नहीं है तो डॉल भी गलत हो जाएगा। तो कितना बदला, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, आगे। ये कैसा भाई? परसेंटेज चेंज कितना हासिल हुआ? 50,000 का 1.5 लाख हुआ। कितना चेंज हुआ? ये 1 लाख से बढ़ा। पहले कितना था? 50,000। तो कितना, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 तो परसेंटेज में कितना हुआ? वेरी गुड। अब अपने इसमें रॉ डेटा आ गया, इधर 400 इधर 200। तो बताओ बच्चों, सेल कितने से चेंज हुआ? 200%। ये कितने से चेंज हुआ? 400%। अब बताओ बच्चों कितना होगा ये? 2 टाइम्स। तो ये डॉल हो गया 2 टाइम्स। जितने भी लोगों ने 2 टाइम्स लिखा है उन सभी के जवाब सही है, और सभी लोगों ने जवाब सही दिए हैं। सो एवरीबॉडी गिव मी द राइट आंसर। एवरीबॉडी हु इज गिविंग आंसर 2 टाइम्स। मेरे साथ कौन बैठा है? ऐसा बोल रहा है एक बच्चा, बोल रहा है कुणाल गोयल। मुझे पूछा सर आपके सामने कौन बैठा है? मेरे सामने 2 छात्र बैठे हैं, वो मेरी मदद करने मेरे साथ में पहुंचे। वो बोले सर आपको अकेले में बोर हो रहा है, हम आ जाते। तो खास इनको औरंगाबाद से बुलाया यहाँ पे। क्या नाम है आपका बताओ? कुणाल। कुणाल नेले, ले अच्छा, लेले साहब हमारे बीच में बैठे। निरंजन गायकवाड़ हमारे बीच में बैठे। दोनों का आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है, और पूरी इंडिया भी आपको हाय हेलो कर रही है। यहाँ पे कुणाल बैठे हैं और गायकवाड़ साहब बैठे, दोनों का भी इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे शो में ये लाइव उपस्थित है। ओके, चलो, बहुत अच्छी बात है। 2 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? 2 टाइम्स लेवरेज का मतलब क्या है? जरा मतलब बताओ क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 टाइम्स? अरे बोलो ना, अब मतलब क्या है 2 टाइम्स लेवरेज? मतलब क्या? अगर कंपनी का सेल 1 गुना बढ़ा, बोलो आगे, तो उसका EBIT 2 गुना बढ़ेगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? ओके ओके।
है ना, ये आपने निकाला डॉल। पर मैं अभी तक वो बात को भूला नहीं जो मैं पूछने वाला था। अभी तो हमारे पास में एक ऐसा प्रश्न आ गया जिसमें आपको फाइंड आउट डॉल बोला, चलो फाइंड आउट करके बताओ, लिखो ये क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ऐसे क्वेश्चन को अपने आप नंबर दे दिया करो। अब मुझे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, क्या चल रहा है, अपने आप ही आप अंदरूनी नंबर दे दो। मेन बुक के क्वेश्चन नंबर अलग होंगे, ये अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आप उसको P1, P2, P3, P4 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मॉडल के क्वेश्चन को हम लोग M1, M2 ऐसा लिखते रहेंगे। ओके फाइन, ओके। और बुक लिखोगे ना, सुंदर बुक बनाओ, सब चिंदीगिरी नको करो यार, अच्छी बुक लेके मस्त सॉल्व करने का मजा अलग है, हाँ आनंद लेंगे। चलो आ जाओ। पर सर इसमें तो चेंज कैसे करेंगे, इसमें चेंज ही नहीं है, कॉलम तो एक ही दिया है, कॉलम तो एक ही दिया है, हम चेंज करें तो कैसे करें? अब तो प्रॉब्लम है ना भाई। अब आपको सच में सही मायने में डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज टेक्स द एडवांटेज ऑफ द फिक्स कॉस्ट। क्या? इट टेक्स द एडवांटेज ऑफ किसका? फिक्स कॉस्ट ही नहीं होता तो डॉल एक से बढ़कर नहीं आता, यानी कि डॉल बढ़कर आ रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एडवांटेजेस गेन्ड ड्यू टू फिक्स कॉस्ट। अरे हाँ है ना भाई, दुनिया में फिक्स कॉस्ट नहीं तो फिर डॉल एक ही हो जाता, यानी डॉल एक से बढ़कर आ रहा है, इसकी वजह क्या है? अरे इसकी वजह क्या है? फिक्स कॉस्ट। यानी कि आप मुझे बताओ यहां पे फिक्स कॉस्ट है क्या? अरे है क्या नहीं तब बता दो मुझे, है ना? तो आप बताओ, आपको लगता नहीं यहां का डॉल क्या होगा? यहां का डॉल पक्का एक के ऊपर होगा। अरे एक के ऊपर होगा ना, इतनी बात तो 100% है कि एक के ऊपर होगा, क्योंकि यहां पे फिक्स कॉस्ट है। यानी कि दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हमें फिक्स कॉस्ट की वजह से आया हुआ एडवांटेज देखना है, इसका मतलब आपको देखना फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट कितना हुआ, फिक्स कॉस्ट के पहले कितना प्रॉफिट था, फिक्स कॉस्ट के बाद में कितना प्रॉफिट है, इनका दोनों का डिफरेंस तो डॉल है। फॉर्मूला तो आपने डिफाइन कर लिया, क्या फॉर्मूला है? डॉल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। सर ये तो इतना इजी, हाँ यही तो फॉर्मूला है। क्योंकि सर इस फॉर्मूला में ऐसा क्यों लिखा? एक कॉन्सेप्ट क्या है बताओ, क्यों कॉन्ट्रीब्यूशन और EBIT में बताओ बच्चों क्या डिफरेंस है? हाँ पहले कितनी थी कॉन्ट्रीब्यूशन? 30 लाख, अब EBIT कितना? 20 लाख, यानी कि 10 लाख की वजह से क्या हुआ? 10 लाख के पहले 30 लाख था, 10 लाख के बाद में 20 लाख हुआ है, यानी कि दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड ड्यू टू व्हाट? कम ऑन, द फिक्स कॉस्ट। This difference was created due to fixed cost, and that's why अगर एग्जामिनेशन में 2 कॉलम 3 कॉलम नहीं दिए, एक कॉलम दिया है, तो फॉर्मूला आपको ये करना है कि फिक्स कॉस्ट की वजह से क्या था, फिक्स कॉस्ट के पहले क्या था? प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट के बाद में क्या है? प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट के पहले 30 लाख था, फिक्स कॉस्ट के बाद में 20 लाख है, और इसीलिए आंसर 1.5 टाइम्स है। बिकॉज आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज व्हाट? कम ऑन, इट इज जस्ट व्हाट द एडवांटेज योर कंपनी इज गेनिंग ड्यू टू द फिक्स कॉस्ट। इसलिए आपको मैंने वो भी एक एग्जांपल बताया कि जिस कंपनी में फिक्स कॉस्ट नहीं होती है वहां का लेवरेज वन होता है। अगर यहां पे फिक्स कॉस्ट 0 होती ना तो हम निकालते नहीं, डायरेक्ट बोलते डॉल 1। हमने निकाला क्योंकि फिक्स कॉस्ट लिखी थी, इसलिए निकाला फिक्स कॉस्ट के पहले क्या प्रॉफिट था? 30 लाख। फिक्स कॉस्ट के बाद में क्या प्रॉफिट है? कितना? 20 lakhs. Then what? You just have identified the gap before and after. That's it, guys. 1.5 times. Okay, guys, welcome back. अरे समझा गया? तो what is the formula, guys? अभी तक हमारे पास डॉल के 2 फॉर्मूला प्राप्त हुए, बताएंगे कौन से? तो अब जरा लिखेंगे नोट्स में, क्या लिखेंगे? फॉर्मूला किसका फॉर्मूला? डॉल का फॉर्मूला। कितने फॉर्मूला डॉल के? 2। कौन से? इधर देखो मेरे पास, इधर देखो कितने फॉर्मूला डॉल के? 2। कौन से फॉर्मूला है? अगर यहां पे 1 कॉलम दिया है और यहां पे 1 कॉलम दिया है या 2 कॉलम दिया है या 3 कॉलम दिया है, 1 कॉलम दिया है तो आपके पास एक ही फॉर्मूला बचता, कौन सा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। इसको ही हम लोग कहते हैं डॉल। और जहां पे 1 2 3 दिया है वहां पे आपके पास में 2 फॉर्मूला मौजूद है। एक जो अभी हमने देखा, कौन सा? डॉल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन व्हाट? EBIT। ये तो यूज कर ही सकते हैं, पर और एक यूज कर सकते हैं जिसका नाम क्या है? डॉल इज इक्वल टू, बोलो भाई, परसेंटेज। इधर भी परसेंटेज, इधर क्या लिखेंगे? चेंज इन व्हाट? चेंज इन सेल्स।
और देखिए परसेंटेज चेंज इन, इस तरह से यहाँ पे दो फॉर्मूला है, यहाँ पे केवल एक फॉर्मूला है, आपको ड्रॉ करना है, जल्दी से लिखना है। यही आपका इन्वेस्टमेंट है इस चैप्टर का। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे नाज तबूर, जैसे रेशम की डोर, जैसे परियों का राग, जैसे संदल की आग, जैसे सोलह सिंगार, जैसे रस की फुहार, जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा। Hi guys, we are Sanam. Thanks for watching the video. If you guys enjoyed this, और guys, come on! stay tuned for new video releases. तो सब्सक्राइब जरूर करना। मस्त है, अच्छा बेटा, ये कमेंट करोगे आप? चलो बेस्ट है, जो भी है आपने तारीफ करी, दिल से रिस्पेक्ट है आप। दिल जिसे अपना कहा। बेटा बहुत जल्दी आप इंटरमीडिएट में आ गए, स्वागत है आपका। तीर्थ कह रहा है सर सब याद हो गया, जोरदार पढ़ाते हो आप। थैंक यू सो मच गाइज, आपका प्यार इसी तरह से बना रहे, हम बहुत आगे ले जाएंगे आपको। अरे वो केशव अग्रवाल को कौन जवाब देगा, जो अभी किसी केशव अग्रवाल ने बोला है कि कल 1.6 नहीं था 2.3 था। क्या लिख रहा है पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज सेइंग। थैंक यू सो मच गाइज। गर्व थैंक यू सो मच। स्नेहा थैंक यू सो मच। यूवी कह रहा है सर लव यू टू। 1 to 3 के लिए बेटा इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। अक्सर लोग इसको यूज करना बहुत पसंद करते हैं बिकॉज में कट झंझट ज्यादा नहीं है। वो परसेंटेज में पहले तो 2 बार वो निकालना पड़ता है। इसमें लोग इसको पसंद ज्यादा करते हैं, इसमें मेहनत का मैं डायरेक्ट आंसर बाहर निकलता। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको कहां ले जाऊंगा मालूम है? कहां ले जाऊंगा आपको? मैं आपको डीएफएल पे ले जाता हूं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज को समझने के लिए आपको यह कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। डीएफएल की बात करें, क्या लिख रहे हैं यहां पे? टेकिंग एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस दैट इज इंटरेस्ट। कल मैंने आपको रिलायंस की बैलेंस शीट दिखाई थी। मैंने आपको कहा था कैपिटल स्ट्रक्चर में हर कोई कंपनी जब पैसा खड़ा करती है ना, कुछ इक्विटी से लाती है और कुछ डेट से लाती है, और आपको जवाब देना है किसके ऊपर इंटरेस्ट देना अनिवार्य। आंसर है डेट। तो जिस कंपनी ने डेट लिया होगा यानी कि उसकी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। सर इसके पहले भी तो फिक्स्ड कॉस्ट थी बेटा, अब की बार वो फिक्स्ड कॉस्ट फाइनेंशियल वाली है। पहले वो फिक्स्ड कॉस्ट थी कौन सी? जैसे एग्जाम्पल रेंट, जैसे एग्जाम्पल सैलरीज। सर एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आप क्या बोल रहे हो? इधर भी फिक्स्ड कॉस्ट है। हाँ मैं पता है, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझ लो, ठीक है ना? इधर समझ लीजिएगा। तेरे ख्यालों बीते रातें दिल मेरा मांगे ये दुआ तू सामने हो। आप जरा ध्यान से देखना है था मैं क्या बोल रहा हूं।
इधर क्या लिखा था आपने? फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, क्या लिखा था आपने? फिक्स्ड कॉस्ट। क्या लिखा था? फिक्स्ड कॉस्ट। और फाइनेंशियल में भी क्या लिखा है? फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, मतलब इधर भी फिक्स्ड कॉस्ट है, इधर भी क्या लिखा है? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। इधर लिखा है फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। दोनों में फर्क है। यह मत कहना कि दोनों में भी फिक्स्ड कॉस्ट है। एक फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। रेंट किधर आएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स्ड। सैलरी आएगा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। इंटरेस्ट कहां आएगा? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। यानी कि दोस्तों, आपके दिमाग में एक बात आना जरूरी है जिसका नाम है, क्या लिखेंगे? दुनिया में फिक्स्ड कॉस्ट दो तरीके की होती है। एक कौन सी? ऑपरेशनल। एक कौन सी है? फाइनेंशियल। ऑपरेशनल और फाइनेंशियल का एग्जाम्पल देंगे यहां पे। रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, और यहां पे आएगा इंटरेस्ट। समझे हम क्या कह रहे हैं? और इसके वजह से बनता है डॉल, और इसके वजह से बनती है डीएफएल। ये आपको लिखना जरूरी है, मैं समझाऊंगा आपको। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। एक कर दूं आसमां और ज़मीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। हे गाइस, वेलकम बैक। कोई स्टूडेंट पूछ रहा है सर, यहाँ पे 1 2 3 कॉलम वाला जो है ना, एक हमें बताओ कैसा। अरे बच्चा, अभी तो देखा ना मैंने, क्या है यहाँ पे? क्या किया अपन ने? अभी तो किया। ये क्या है? यही तो है 1 2। ये 2 कॉलम का एग्जाम्पल है। क्या किया हमने? परसेंटेज से सॉल्व किया इसको। सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। समझा ना क्या मैंने बोला? समझा क्या नहीं? समझा क्या नहीं? अगर आपको ये चेक करना है कि ये 2 टाइम आता है कि नहीं उस फॉर्मूला से, तो वो भी चेक कर सकते हैं। क्या है? कंट्रीब्यूशन कितना है? 40। ईबीआईटी कितना है? 20। तो 40/20 कितना होगा? 2। तो 2 टाइम्स इधर भी आया हुआ है। तो अगर आपको ये चेक करना है दूसरे फॉर्मूला से कैसा आता है, तो आपका वो भी, ये आपको पता है मैं क्या कर रहा हूं। इसके पहले आपने जो सॉल्व किया ना, वहां पे आ गया मैं, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने पूछा सर वो 1 2 3 कॉलम में आपने बोला कि दोनों भी तरीके से चलता है, तो बताओ तो करके। आपने तो एक तरीके से करके दिखाया, दूसरा भी देख ले भाई। चलो, क्या इज्जत है, और एक बार देख लो बस। चलो चलो, कम ऑन। कितना ये कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन 40 है, और ईबीआईटी कितना है? 20। तो कितना होगा ये? ठीक है। यारो क्या कहूं क्या नहीं, पहला नशा। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के बेटा ज्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे। उसका मेन एग्जाम्पल इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट है बस। ओके गाइस, come on, welcome back. Let's start. Okay? Should we? अरे दूसरे साल का, अरे यार तो हौला है क्या रे? वो बोल रहा है कि इसका निकाल के बताओ।
अरे तुम लोग को इतना वो क्यों है, खुजली क्यों है, खुजली? इसका तब निकालेंगे जब इसका और कोई तीसरा आएगा, समझे? ज्यादा बुद्धि का प्रयोग मत करो। और मुझे देखो बच्चा, वो क्या बोल रहा है, सर 120/1 लाख करेंगे तो अलग आंसर, अलग ही आने वाला बॉस। क्योंकि जब मैंने डॉल निकाला था ना, मैंने इन दोनों के पर्सपेक्टिव से निकाला था। अगर आपको इसका आंसर चाहिए ना, तो इसको तीसरा वाला लाना पड़ेगा। अभी ज्यादा बुद्धि का प्रयोग मत करो, मैं जो बोल रहा हूं सुनो। अगर आपको ये चाहिए ना, ये बराबर आना चाहिए, तो फिर इन दोनों का परसेंटेज चेंज निकालेंगे और इसका निकालेंगे। चलो ठीक है, ओके। चल केशव, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। ओके गाइस, वेलकम बैक। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। ओके, ये बात क्लियर करना थी मुझे। बहुत सारे कंपनी ने बहुत सारा, अरे यार आपकी कंपनी क्या नाम है आपका, वो दोस्त अनिल अंबानी? सर हमारा दोस्त कहां से हो गया? आपका ही दोस्त है वो, ये सब आपके दोस्त है, मेरे दोस्त तो कोई भी नहीं इसमें से। क्या हाल हो गए हैं इसके, देखो तो सही क्या बोल रही है। क्या होगा इसका? एक भाई देखो कहां जाता है, दूसरा भाई, एक भाई दुनिया के हर कोई ऊंचाई पर पहुंच, और एक इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरू भाई का नाम खराब करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। 20,000 करोड़ का लोन लेके बैठे अनिल। अनिल की गलती क्या मालूम? अनिल ने दुनिया का हर कोई धंधा करने की कोशिश की, ये बिजनेस वो बिजनेस, हर बिजनेस। अरे इतने बिजनेस करने से पहले अनिल सोच लेता था तू संभाल पाएगा कि नहीं। मुकेश जी से सीखता, सिर्फ 3 बिजनेस में है, पेट्रोलियम, रिटेल एंड जियो। कोई चौथा धंधा देखा है करते हुए? अनिल को दुनिया के हजारों धंधे करना है, एक भी धंधा आज तक प्रॉफिट में नहीं है। नाम तो सुना होगा, अनिल अंबानी। क्या है ये फाइनेंशियल लेवरेज का बेस्ट एग्जांपल है। इसकी आंखों में देखो फाइनेंशियल लेवरेज लिखा है, इतना डेट लेके बैठा है, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है बस। उसको फॉरेन में पढ़ा दिए पप्पा ने, उसको लगा मैं बहुत भारी हो गया, पूरा फॉरेन का ज्ञान इधर है। मुकेश जी ने बराबर पप्पा के साथ में रह के सब कुछ समझ के लिया। यही फर्क होता है किताबों में और प्रैक्टिकल लाइफ में। देखो क्या बोले इनके बारे में, क्या करें इनका। अगस्त को वो था 19,805 करोड़, और वो 31 दिसंबर को गया 20,000 करोड़, यानी कि 800 करोड़ का इंटरेस्ट 4 महीने में बढ़ गया। अरे भाई आदमी कमाएगा कब, लाके कब देगा? तुम तो ऐसा उसके पीछे पड़े हो। अरे वो कब देगा भाई? इसका मतलब है धंधा चलो ना चलो, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ते जाती है। धंधा नहीं है फिर फाइनेंशियल कॉस्ट जरूर लग रही है। बैठे बैठे खड़े खड़े लग गए इसकी। तो देखो 19,800 करोड़, और यहां पे 31 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने में कितना इंटरेस्ट बढ़ गया इसका? खड़े खड़े 500 करोड़ का इंटरेस्ट। अब कहां से लाएंगा बेचारा? इसकी आंखों में सिर्फ दर्द है, ध्यान से देखिए, इनकी आंखों में सिर्फ दर्द नजर आता है। भाई साहब मुझसे पूछे, अनिल मुझसे अकेले में मिलकर सिर्फ रोते हैं। दोस्तों इतना दर्द है, उसको दर्द इस बात का नहीं कि उसके पास पैसे नहीं है, उसको दर्द इस बात का कि मुकेश के पास बहुत पैसे है। दोस्तों बहुत दर्द है इसके सीने में, उसकी दर्द की दास्तां से मैं जानता हूं। हे गाइस वेलकम बैक। किडनी बेच के पैसे देंगे? अभी पागल हो गए? किडनी बेच के पैसे देंगे? ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो इनके भाई साहब ऐसे बहुत है, इंडिया में बहुत लोग हैं, ये इस बिरादरी के बहुत लोग हैं। ये डेट वाले लोग बहुत है, जिनका फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का बेस्ट एग्जांपल है इनके पास में। ऐसे लोग बहुत है इंडिया में, ऐसे ये वाला गैंग बढ़ रहा है। मैं आपको दूसरा यार, इनको तो आपने देखा ही होगा,
नीरव मोदी, बड़ा रंगीला आदमी था ये। इनके फोटो देखो मॉडल के साथ में, आपको इनका रंगीलापन देखना है, आओ ये आदमी कितना रंगीला है जरा ध्यान से। और तेरी देखो देखो, फोटो से समझ सकते होंगे आप इंसान बर्बाद कहां हुआ। साला इंसान के पास में पैसा नहीं है, और देखो ये क्या बोले भाई, ध्यान से देखिए, ये जाने दो, प्रियंका चोपड़ा जी के साथ में भी फोटो है इनका। देखो अब ये बताओ, ये फोटो के ऊपर टिप्पणी दीजिए, और ये इसका ये एग्जाम्पल दे दो, आप बताओ अब क्या बोले आप इसको, ये रिश्ता क्या कहलाता, आप बताओ मुझे। क्या कहे साहब, इनका दिल है कि मानता नहीं। अब देखो, आप बताओ, इस फोटो के ऊपर टिप्पणी दीजिए आप। अब मैं क्या बताऊं, भाई तुम हाइट पे मत जाओ। हाइट पे मत जाओ, ये मराठी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूर्तिलान कीर्तिमान, ऐसा काम है इनका। ये बड़ा ही क्या बोलते हैं, अच्छा आदमी है। इन्होंने ये अनिल अंबानी जी की बिरादरी के लोग हैं, ये पैसा लेके भाग जाते हैं, ये ऐसा फिक्स। और मैं आपको जाने दो, अब इनके किस्से तो छोड़ दो, अब छोड़ दो, क्या करे अभी। ये तो अभी तो इंडिया के बताया, अभी बाहर का तो अलग ही है। आप इंडिया के बाहर जाना चाहते हो तो वो भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। पता नहीं एक अलग बाल भी झड़े हुए, बिल्कुल सही कह रहे बेटा, ऐसा लग रहा है बड़ी दीदी के साथ खड़ा है। अरे भाई बहुत चमत्कारिक आदमी है, चूना लगा दिया पंजाब नेशनल बैंक को इसने, खड़े खड़े पंजाब नेशनल बैंक को इसने बर्बाद कर दिया। 11,000 करोड़ के लिए चूना लगा के चला गया। अब इंडिया में नहीं, 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है इसको। दोस्तों क्या करे भाई साहब, अब वो इंडिया के बाहर मजे कर रहा है। भाई साहब आपको समझना चाहिए, ऐसे लोगों का लेवरेज होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, बहुत सारी ऐसी कंपनी से बहुत सारा डेट लेती है। जैसे एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे बिजनेस जिसमें कैपिटल इंटेंस बिजनेस होता है। क्या बोला मैंने, कैपिटल इंटेंस, जिसमें पैसों की बहुत आवश्यकता होती है। जब देखो एसपीसी क्लास के ऊपर डेट नहीं, क्योंकि कैपिटल इंटेंस बिजनेस नहीं है। अंडरस्टैंड करो, हर बिजनेस में, जैसे आप सीए फॉर्म चालू कर दो, कैपिटल इंटेंस बिजनेस नहीं है, क्योंकि हमारा बुद्धि का बिजनेस है। पर अगर आप एयरलाइन का बिजनेस चालू करोगे, अगर आपने टेलीकॉम का बिजनेस चालू किया, बहुत पैसा लगता है, तब जाके बिजनेस खड़ा होता है, स्टार्ट होता है। अरे एयरलाइन की कॉस्ट मजाक समझते हो, कितना पैसा लगता है एयरलाइन को। यही फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से, यही फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से आज इंडिया के 90% एयरलाइन कंपनी लॉसेस में है। सर सारे लॉस, पूरा लॉस में, एक्सेप्ट इंडिगो सब लॉस में। किंगफिशर लॉस में था, बंद हो गया। जेट एयरवेज लॉस में था, बंद हो गया। एक काम फिक्स्ड, क्योंकि एक एक एयरलाइन को खरीदने को कितना पैसा लगता है, पैसा उधारी पे लाते, उतनी एयरलाइन दौड़ती नहीं है। ये सिर्फ ऐसा तक ग्लैमर, वाव एयरलाइन कंपनी का ओनर है, वो शान शौकत ही अच्छी लगती है, अंदर बहुत दर्द है। आइए दिखाता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ वन एयरक्राफ्ट। राइफल तो नहीं लेंगे अपन, कौन सा लेंगे, बोइंग पैसेंजर एयरक्राफ्ट। इससे क्या निकाल के दिया, चार्टर जेट फ्लाइट की बात कर रहा हूं मैं। कॉस्ट तो देखना पड़ेगी, कितनी कॉस्ट बोल रहा है, कहाँ गई कॉस्ट। कॉस्ट छोड़ के दुनिया की हर बात कर रहा है। हाँ, ये क्या लिखा था, ध्यान से देखिए, प्रोडक्शन रेट पर एयरक्राफ्ट फैमिली, ये लिखा है 1। ओके बाबा रे बाबा, कितना है, कितना पैसा है इसमें। अब ये $400 मिलियन का एक प्लेन है,
ये प्लेन की एवरेज प्राइस है ना, प्रोडक्शन रेट जो भी है, बिलो द प्रोडक्शन रेट ऑफ ईच फैमिली एयरक्राफ्ट एंड इट्स ऑर्डर बैकलॉग एंड द एवरेज प्राइस ऑफ ईच फैमिली प्लेन। हाँ यही हो गया। अब बता $400 मिलियन मतलब कितने का हो गया है? एक $1 मिलियन मतलब 7.5 करोड़, 10 मिलियन मतलब 75 करोड़। कितना है ये? 100 मिलियन मतलब 750 करोड़, 400 मिलियन मतलब 3000 करोड़। अरे ये पागल है, इंसेन है, इंसेन। ये धंधा छोटे लोगों का बिजनेस नहीं है। ये जिसने एयरलाइन का बिजनेस करना आज तक कोई उठा ही नहीं, सब गड्ढे में गए वहां पे। ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व, मजाक नहीं है ये। अब इंडिगो का तो बॉस चला गया, आप क्या कर सकते हैं? इधर देखो क्या दिखा है, द मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे बड़ा जो एक्सपेंसिव, उसका प्राइस कितना है? $408 मिलियन। 10 मिलियन यानी कि 75 करोड़। 75 करोड़ को और 40 से मल्टीप्लाई करो, 3000 करोड़ का एक एरोप्लेन उड़ता है भाई। पागलों समान कॉस्ट है उसकी, और आपको लोगों से 2-2 हजार रुपए जमा करना है। आपने पैसे देख रहे 3000 करोड़ एक एरोप्लेन के सिर्फ, और आपके 10-20 एरोप्लेन घूमते हवा में। कहां से लेंगे इतने पैसे? ये सिर्फ देख के लगता है, इसलिए जेट एयरवेज मर गया। अब देखो ना, ये देखो, आपको जानना है ना इनका लेवरेज। एयरलाइन बिजनेस का लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज विल बी वेरी हाई। रियल एस्टेट कंपनी के फाइनेंशियल लेवरेज वेरी हाई। टेलीकॉम बिजनेस का फाइनेंशियल लेवरेज विल बी, बिकॉज ये लोग सब उधारी पे पैसा ले लेके एरोप्लेन खरीदते हैं, ले लेके गड्ढों में केबल घुसेरते हैं और टावर लगाते हैं। इनके पास इतना पैसा नहीं होता है। यही फाइनेंशियल लेवरेज कम करने के लिए मोटा भाई ने अपना सारा डेट कम करने के लिए फेसबुक जैसे लोगों को इक्विटी बेचा। उसको समझ गया था ये अपने दिमाग के बाहर जा रहा है, ये फाइनेंशियल लेवरेज कैसा होगा, क्योंकि फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ रहा, धंधा करो मत करो, लग रहा है इंटरेस्ट आपको। याद रखिए दोस्तों, जिस कंपनी का फाइनेंशियल लेवरेज 1 से ज्यादा होगा मतलब कंपनी बहुत रिस्की हो रही है। 2 कंपनियों में पैसे डालना, किसमें पैसे डालेंगे? उसका फाइनेंशियल लेवरेज जिसका कम होगा उसमें पैसे डालना। आज मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, मैंने रियल लाइफ देखा है, पूना के आधे से ज्यादा रियल एस्टेट के जो डेवलपर्स है ना, डेवलपर्स बिल्डर्स, रियल एस्टेट के जो क्या बोलते हैं, अरे भाई कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग, बिल्डर्स, ये सारे के सारे डूब गए। आधे से ज्यादा लोग, कई लोगों का दिवाला निकल गया है। डीएस के फाइनेंशियल लेवरेज से मरा था। अरे डीएस के तो पुणे का एग्जांपल है, मैं आपको 50 लोगों का लिस्ट दिखाता हूं, मेरे बिल्डर लोगों से बहुत पहचान है पुणे में। अरे कुछ नहीं है, दूर दूर से दिखता है, गाड़ियां दिखती है 8-8, 10-10 आपको बड़ी बड़ी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये वो ऐसी गाड़ियां दिखेंगी, और अंदर पूरे खोखले हो चुके हैं। उनको शान में भी रहना पड़ता है ना, दिखाने के लिए देखो हमारे पास कितना है, पर अंदर से 50 लाख रुपए भी नहीं इनके पास में। 200, 300 करोड़ के बैंक से लोन लिए हैं। इधर बिल्डिंग्स बन नहीं रही, कोई बिल्डिंग्स के फ्लैट खरीद रहा नहीं है साहब। इतना इंटरेस्ट ज्यादा, फ्लैट कंस्ट्रक्शन होकर बिल्डिंगें पड़ी, कोई लेने को तैयार नहीं है यार। हजारों की तादाद में फ्लैट है, कुछ नहीं है इनके पास में। 200-300 करोड़ बैंक का लोन, उसका लोन का जो इंटरेस्ट चल रहा है वही 30-40 करोड़ हर महीने का। अरे दे हैव गॉन क्रेजी। कुछ नहीं बचा बिल्डर्स के पास में, कंगाल हो गए सारे। आई डोंट नो आपके एरिया का क्या है, पर जितना महाराष्ट्र का जानता हूं वाट लगी है। क्या क्या समझाने इनको? दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल लेवरेज। इसलिए दोस्तों, अगर आपके इसमें फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा तो आपका सेल बहुत ज्यादा होना जरूरी है। अगर आपका सेल कम हुआ, जैसे लॉकडाउन हुआ, सेल कम हुआ, बर्बाद हो गए। इसीलिए दोस्तों, अगर लॉकडाउन हुआ है, आपका फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा है, ऐसे में अगर आपका सेल कम हुआ ना, तो आपकी शामत है। इसलिए जो धंधे में फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा होता है ना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सोचो हम क्या बोलते हैं, इतने प्रमाण में सेल बढ़ा, अच्छा, और उल्टा बोलो इतने प्रमाण में सेल कम हो तो क्या होगा? आप तो हमेशा बढ़ने की बात कर रहे हो। अरे साहब, सेल 10,000 था, 20,000 हुआ तो अच्छा लग रहा है, 10,000 का 0 हुआ तो फिर भी तो फिक्स कॉस्ट देना ही है ना। तो इसीलिए ये धंधे बर्बादी वाले हैं, फोकट काम करने का नहीं। मैंने मेरे दोस्तों को समझा दिया, ज्यादा पैसे लोन पे लेके, ये जितना लोन लिया दे दो, और इसके बाद में इक्विटी पे काम करो, ये डेट वाला काम मत करो, लोगों को पार्टनर बनाओ, मर जाओगे जिंदगी भर। वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, ही इज वर्किंग इन पुणे सिंस लास्ट 16-17 ईयर्स, बोलता है 45 लाख स्क्वायर फीट मैंने आज तक कंस्ट्रक्शन किया, और अगर आप मुझे पूछेंगे क्या मेरे पास 50 करोड़ की संपत्ति, वो भी नहीं है।
45 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन किया बॉस। और मैंने जब पूछा, मैंने भाई तूने जिंदगी में इतना कैसा है, तेरा तो इतना नाम है, इतने बड़े होर्डिंग्स लगती है तेरी, पेपर में नाम आता है, पैसा गया कहां? वो क्या बोलता है मालूम क्या? मैंने जितना पैसे नहीं कमाए ना, मैंने जिनसे लोन निकाला था ना, प्राइवेट जो मेरे साहूकार थे, जिनसे मैं पैसे लेता था ना, उन्होंने मुझसे कहीं गुना ज्यादा पैसे कमाए। बिकॉज मेरा धंधा चले ना चले, उनका तो इंटरेस्ट जा रहा था। मैंने 50 करोड़ नहीं कमाया, पर 500 करोड़ से ज्यादा का मैं इंटरेस्ट चुका हूं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बिजनेसेस बर्बाद होते हैं भाई अगर आपको फाइनेंशियल लिवरेज अगर आपको कंट्रोल में नहीं है तो। चलो भाई चलो, एवरीबॉडी वेलकम बैक। चलो मैं आपको कहां ले जा रहा था? फाइनेंशियल लिवरेज पे। ओके चलो, रियल लाइफ को समझने की कोशिश करो। फाइनेंशियल लिवरेज कॉन्सेप्ट क्या है? जिस बिल्डर ने फाइनेंशियल लिवरेज को नहीं समझ गया ना, वो बर्बाद हो गए। मैंने मेरे जितने करीबी दोस्त थे उनको मैंने कहा, भाई काम करो, तुम कभी जिंदगी में आगे नहीं जा पाओगे अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट ढंग से नहीं किया। लेवरेज आपको सुधारने नहीं देगा। और आपको इतना ही डेट लेने का शौक है ना, ले लो, पर सेल में दम होना चाहिए। फिर है क्या ताकत सेल करने की? इतना सेल होना ना, फिर आपका फिर आगे पीछे नहीं होना। सेल जिस दिन आपका डगमगाया ना, सेल कम हो ना, आपको समझेगा नहीं आप बर्बाद कब हुए। अब जरा देखो इधर, मैं आपको समझा रहा हूं। एग्जाम्पल लेते हैं, सेल्स 1 लाख का सेल हुआ और मान लो इधर 2 लाख का सेल हुआ। वेरिएबल कॉस्ट इधर 20,000, इधर 40,000, ये बचेगा कितना? 80,000। ये बचे कितना? 1,60,000। ये क्या बचा हमारा? कंट्रीब्यूशन माइनस क्या कर रहा हूं मैं? फिक्स कॉस्ट। ये मान लीजिए आपका 30,000। इधर कितना आएगा? 30 आएगा। फिक्स कॉस्ट कौन? ये फिक्स कौन सी कॉस्ट है? ऑपरेशनल कॉस्ट है, ठीक है ना। ये कितना लिखो मैं? 50,000। ये कितना लिखो? 1 लाख। मैं आपको अभी डीएफएल निकालना बता रहा हूं। अब जरा माइनस क्या करूंगा? ये क्या है बच्चों? EBIT आ गया। अब माइनस क्या करूंगा मैं? इंटरेस्ट, जिसको हम लोग क्या लेंगे? बोलो ना, फिक्स्ड। क्या फिक्स्ड? फाइनेंशियल कॉस्ट माइनस करी मैंने, ठीक है ना। कितनी माइनस करी मैंने? अब बताओ बच्चों क्या होगा? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। इधर देखेंगे फॉर एग्जांपल, इधर ये 30,000 थी, इधर भी 30 होगी, बराबर है? हे गाइस कम ऑन कॉन्सेंट्रेट। अरे फिक्स इंटरेस्ट तो फिक्स ही होगा ना। अरे भाई आपने 10 एयरक्राफ्ट ले रखे हैं, 10 एरोप्लेन ले रखे, वो उसको तुम पूरा भर भर के उड़ाओ या पूरा खाली रख के उड़ाओ, उसको जो आपने लोन पे पैसे लिए हो तो उतने इंटरेस्ट लगाएंगे। आप उसको खाली उड़ाओ, एयर होस्टेस को उड़ा के, आप अकेले बैठो 10 एयर होस्टेस के बाजू में लेके बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 100 लोगों के साथ में उड़ाओ, उसको जो आपने लोगों से लोन पे लिया हुआ है वो तो पैसा उतना ही होगा, उसका तो सवाल ही नहीं है। तो ये हो गया इतना। चलो अभी कितना है? 20। और ये कितना हुआ? अब बताओ बच्चों इसका फॉर्मूला क्या आएगा? आपने इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। फिक्स्ड फाइनेंशियल के कॉस्ट के पहले मेरा प्रॉफिट कितना था, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के बाद में मेरा प्रॉफिट कितना, दोनों का डिफरेंस ही तो आपका डीएफएल है। यानी कि इतनी बात तो पक्की है, यहां पे जब 30,000 लिखा हुआ है, अरे बोलो ना डीएफएल कितना होगा? सॉरी, डीएफएल कितना होगा? 1 से ऊपर होगा क्या नहीं होगा? अरे कुछ तो जवाब मिलना चाहिए। देखो भाई मेरा बोलना है यहां पे, अगर ये 30,000 है इसका मतलब डीएफएल तो 1 के ऊपर ही होगा। अगर सर स्वप्निल पाटनी क्लासेस का डीएफएल कितना है? 0, I mean 1 है। 1 क्यों? बिकॉज मेरे पास 1 रुपए भी मैं इंटरेस्ट का लेता नहीं हूं, तो मेरा डीएफएल 1 ही आएगा, बराबर। पर इनका है ना भाई, इनका धंधे ही ऐसे है। तो अब बताओ पक्की बात है डीएफएल 1 है। तो डीएफएल का मतलब क्या? आपने क्या बोला था यहां पे मुझे? इट इज द व्हाट? कम ऑन इधर क्या लिखा है? टेकिंग एडवांटेज ऑफ क्या लिखा है? टेकिंग द एडवांटेज ऑफ, अच्छे से बोलो क्या लिखा है? टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। यानी कि फाइनेंस की कॉस्ट की वजह से आपका कितना फायदा हो रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ही, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से ही आपका डीएफएल आता है। इसलिए हमें देखना है कि फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के पहले आपका प्रॉफिट कितना था,
फिक्स्ड फाइनेंशियल के कॉस्ट के बाद में आपका प्रॉफिट कितना है, इसका दोनों का डिफरेंस अगर समझ जाए ना, वही तो आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज है, बराबर है। यानी कि वो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज बनेगा ही नहीं। हाँ, आपके इंटरेस्ट के पहले आपका जो प्रॉफिट था 20,000 था, इंटरेस्ट के बाद भी आपका 20,000 ही है, इसका मतलब DFL 1 ही आने वाला। ये तब की बात है जब ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट पे कुछ नहीं लेती है। अब तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखो, EBIT अपॉन EBT। कैसे बताओ, यहां पे करके इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर। यानी कि इस कॉस्ट के पहले क्या था हमारे पास 50,000 था, इसके बाद कितना हुआ 20,000 हुआ। तो बताओ बच्चों क्या हुआ यहां पे, DFL इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT। इज दैट ओके गाइस? इधर भी लिखूंगा मैं EBIT अपॉन EBT। ये कितना होता है बच्चों, पहले कितना था 50,000, अब कितना हो ये 20,000, बराबर है। इधर कितना था 130 है ना, और इधर कितना हुआ, बराबर है। ओके गाइस, बताइए कितना टाइम्स हुआ ये बने कितना 2.5 टाइम्स। अरे बोल दो भाई, और ये कितना बनेगा 1.3 टाइम्स। पर आपको यही एक फॉर्मूला नहीं है, इसमें भी वैसे फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज वाला, परसेंटेज चेंज वाला। ओके, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अब इसमें क्या होगा, कितना परसेंटेज मेरा ये चेंज हुआ तो बदले में कितना परसेंटेज मेरा वो चेंज हुआ, ये आपको देखना है। उसका फॉर्मूला एक बार हम आपको दिखाते हैं, फिर समझाते भी है। यहां पे देखो बच्चों, फाइनेंशियल लेवरेज इज नथिंग बट द टेकिंग द एडवांटेज ऑफ किसका, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का। इसलिए दोस्तों यहां पे क्या लिखा था देखो, परसेंटेज चेंज इन EBIT, कितना EBIT चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, कितना EBIT चेंज हुआ, क्योंकि फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के ठीक ऊपर क्या था, EBIT था। तो EBIT कितना चेंज हुआ, बदले में EPS कितना चेंज हुआ। तो कितना परसेंटेज हमारा EBIT चेंज हुआ, बदले में कितना। सर वो EBIT के ऊपर जो लिखा है, EBIT से प्रॉब्लम नहीं सर, वो EPS क्यों, मतलब वहां पे EBT क्यों नहीं लिख रहे। अंडरस्टैंड करो, ये जो पॉइंट है ना EPS, ये भी EBT है। सर कैसे, बताओ, आप ही बताओ कैसे। क्योंकि अब EBT में से क्या माइनस होगा, टैक्स, और टैक्स को डिवाइड क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स को। तो अल्टीमेटली हमें यह देखना है कि इतना EBIT चेंज होने से हमारे शेयर होल्डर्स के ऊपर कितना उसका इंपैक्ट हुआ है। यानी कि EPS भी जब निकालते तो किससे निकालते हैं, ये बताओ, EBT से निकालते हैं, क्योंकि EBT में से क्या माइनस होता है, गवर्नमेंट का टैक्स माइनस होगा और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। तो अल्टीमेटली इट इज नथिंग बट हैविंग द इफेक्ट ऑफ EBT ओनली। डू नॉट थिंक दैट EPS इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम EBT, क्योंकि टैक्स तो लगने ही वाला ना, गवर्नमेंट छोड़ने वाली नहीं है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करने से आपको EPS मिल जाता है। समझने के एक बार ऐसा करके देखेंगे, फिर मैं आपको और समझाऊंगा क्या कैसे है। आपने इसके पहले क्या लिखा था, इसके पहले आपने क्या लिखा था, जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, जब मैं आपको डॉल पढ़ा था, आपने क्या लिखा था, परसेंटेज चेंज इन सेल्स ऊपर परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो अब जो भी करना है वो EBIT के नीचे ही करना है, क्योंकि EBIT तक का इफेक्ट किसका है, वो डिग्री ऑफ
इट वॉज ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट। तो अब हमें क्या करना है, वो छोड़ दो, अब देखते हैं कि कितना ईबीआईटी हमारा चेंज हुआ है। क्योंकि अगर मैं डिग्री यहां पे अगर परसेंटेज चेंज इन सेल्स ले लूंगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट का भी इफेक्ट आ जाएगा। अंडरस्टैंड करो यार, मैं समझने की कोशिश कर मैं क्या बोल रहा हूं। अब मुझे देखना है वो हो गया, वो डॉल में निकाले। अब देखना है ईबीआईटी कितना चेंज हुआ, तो बदले में हमारा ईपीएस कितना चेंज हुआ, अर्थात ही हमारा ईबीटी कितना चेंज हुआ। देखो भाई, ईपीएस लिखने की परंपरा है वो ठीक है, पर जब मैं ईपीएस बोलता हूं ना तो घबरा मत जाना, ईपीएस से ईबीटी, अरे वो उसके अंदर ही ईबीटी घुसेड़ के दिया ना भाई। ईबीटी के बगैर ईपीएस तो निकलता ही नहीं ना। ईपीएस निकला कैसे है? चलो अजम्पशन करो टैक्स ही नहीं, तो फिर क्या होगा? टैक्स जीरो है, मतलब सिंगापुर में रहते अपन, तो क्या होगा? अरे सिंगापुर दुबई में टैक्स ही नहीं, तो आप बताओ क्या होगा? तो आपका ईबीटी माइनस टैक्स करेंगे तो टैक्स जीरो, तो आपका ईबीटी माइनस जीरो इज इक्वल टू व्हाट? आपका ईएटी, मतलब आपका ईबीटी और ईएटी सेम ही आएगा, और उसी ईएटी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड तो आपका ईपीएस आता है। तो यार ये मैं देखना चाहता हूं सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अब देखते हैं। चलो ये आपने डीएफएल निकाला, अब आप दूसरा एक डीएफएल का फॉर्मूला लिखते हैं। अब कौन सा फॉर्मूला निकाला आपने? और एक दो बार फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, आपको खुद ब खुद धीरे धीरे समझ में भी आता है हम लोग क्यों कर रहे हैं। परसेंटेज चेंज इन व्हाट? परसेंटेज चेंज इन, अब मैं यहां पे ईबीटी भी चाहे तो लिख सकता हूं, आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं, पर मैं ईबीटी के बदले में क्या लिख रहा हूं? ईपीएस लिख रहा हूं, वन एंड द सेम ही है वो। अब उन्होंने फॉर्मूला वैसा लिखा है, हम अगर यहां पे ईबीटी लिखेंगे, उस बंदे को लगा नहीं नहीं गलत है, तो आपको 0 मार्क्स देगा वो, इसलिए हम भी वैसे करेंगे जैसा आईसीआई बोल रहे हैं। ठीक है। अब सर पर हमारे पास तो ईपीएस है ही नहीं, ईपीएस निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात? ईपीएस निकाल सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, हमारा ईपीएस निकल जाएगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड क्या बोला? क्या बोला समझा मैंने? अगर आपको ईपीएस निकालना तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा आपको? यहां पे टैक्स माइनस करना पड़ेगा। ऐसा अजम्पशन ले लो टैक्स जीरो है, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लेंगे। अब सर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? वो अजम्पशन मान लेंगे, दोनों का सेम कर देंगे, कंपनी तो एक ही है। चलो एक मिनट आपको निकाल के दिखाते हैं। अगर आपका ये हो गया क्या पोर्शन लिखे? हाँ, ये हुआ क्या लिखे? चलो अगर ये हो गया होगा तो मुझे मिटाना है, सिर्फ याद रखिए 2.5 है। क्यों मिटाना? बिकॉज कि मुझे नीचे मुझे कुछ लिखना है। ऐसा अजम्पशन लेते हैं हम लोग कि टैक्स हमारा 0 है। ठीक है, अभी ठीक इसके बाद मैं आपको अपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। टैक्स कितना है? 0 है, इधर भी 0, तो कितना होगा अपना? ये था ईबीटी और ये आ गया अपना ईटी। अब नंबर ऑफ शेयर्स मान लो 1000 अजम्पशन ना, अंदाज, क्योंकि कंपनी तो एक ही, सिर्फ एक ही कंपनी के सेल्स बढ़ा है, दोनों कंपनी अलग अलग नहीं है, कंपनी तो एक ही, उनका सेल बढ़ा है बस। अरे कंपनी एक ही, दोनों कॉलम की, तो कितना आएगा रे भाई? ये 20। ये कितना आएगा रे भाई? बराबर है। ये क्या है अपना? चलो आप बताओ मुझे क्या बोल रहे हैं। अरे क्या बोल रहे भाई? परसेंटेज चेंज कितना ईबीआईटी में? जल्दी बताओ, निकालो कितना परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। परसेंटेज चेंज इन किसमें? बोलो कितना है? 80,000 कर दूं ऊपर, और कितने हजार पे मल्टीप्लाई कितने से करूं? 1.6 है क्या? बराबर क्या? अरे एवरीबॉडी, और ये क्या है? इधर कितना है? ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन व्हाट? ईपीएस ना। तो बोलो कितना है ये? 80, और ये कितना है? बराबर है। और ये कितना है? बराबर है। इधर कितना करूं मैं? 4 कर दूं, इधर 1.6 कर दूं, और कितना आंसर आएगा इसका?
मैच हुआ क्या? ये इसीलिए आंसर मैंने बचा के रखा था ताकि आपको मैं टैली करके बताऊं। देखो ये टैली हुआ। अब मुझे ये सवाल मत पूछना सर इधर बाजू वाला 1.3, खबरदार अगर सवाल वो ठोक देंगे, क्योंकि इसका 1.3 मैच होने के लिए मुझे तीसरा कॉलम पैदा करना पड़ेगा। बोल रहा हूं अभी से, बोलो ना 1.3 क्यों नहीं आएगा वो, उसके लिए दूसरा कॉलम पैदा करेंगे। वो जब 3 कॉलम आएंगे तब मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। अभी 2 कॉलम है तो पहला ही कॉलम प्रूव होगा। मत पूछना ऐसे सवाल, मुझे गुस्सा आएगा। वो कैसे आएगा? क्या रे ये दिख रहा क्या? बफर होगा बफर। ठीक हुआ क्या? घूम रहा है घूम रहा है। ओके ओके और ओके, नाउ क्लियर, ठीक है। मैं आपको शायद से लैग हुआ तब यही बोल रहा था कि देखो हमने प्रूव कर दिया कॉलम 1 का कितना आ रहा था, ये डीएफएल कौन से फॉर्मूला से, वो फॉर्मूला से। क्या फॉर्मूला था? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी बराबर है कितना आ रहा था वो, उस फॉर्मूले से कितना है, और इसी फॉर्मूला से भी कितना है 2.5। ये मत पूछना 1.3 टाइम्स क्यों आया, क्योंकि ये तब सही आएगा जब मैं तीसरा कॉलम क्रिएट करूंगा। अभी इस क्वेश्चन में 3 कॉलम नहीं है तो ये 1.3 का टैली नहीं होगा, पहले कॉलम का टैली हो गया। यानी कि कोई भी फॉर्मूला से करो आपका आंसर सेम आएगा। ये हमने 2 बार प्रूव करके आपको दिखा दिया। एवरीबॉडी गॉट इट गाइस, कम ऑन, वेलकम बैक। भाई समझ में आया कि नहीं आया? ये आपने लिखा क्या? अरे भाई ये लिखा क्या? सबको समझ में आया? देखो ये कैसे किया था, परसेंटेज ईबीआईटी निकाला, ये भी निकाला। तो बताओ बच्चों फॉर्मूला कौन सा होना चाहिए? कोई भी फॉर्मूला ले लो दोनों में से, कौन सा फॉर्मूला? एक तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी ले लो, बोलो आगे दूसरा बोलो, अरे बोलो ना, परसेंटेज चेंज इन व्हाट? ईबीआईटी नीचे आएगा, ऊपर आएगा परसेंटेज चेंज इन व्हाट? इतना ईबीआईटी चेंज हुआ तो बताओ कितना ईपीएस चेंज होगा। अब मैं आपको एक मैजिक बताओ सकता हूं, मैं मैजिक बताओ क्या? आपने क्या बोला था सर? ईपीएस जब आया तो आपको कुछ चुभा ना दिल में, आप एक्सपेक्ट करते कि नीचे ईबीआईटी आना चाहिए, ऊपर ईबीटी आना चाहिए। आप एक काम करो, अभी लिखो परसेंटेज, सुनो मैं जो बोल रहा हूं, परसेंटेज इन ईबीआईटी करो नीचे, ऊपर परसेंटेज इन ईबीटी करो, देखो आंसर वही आएगा। करके देखो ना तसल्ली के लिए, बहुत मस्ती ना आपको। आप मुझे ऐसा देख रहे थे जैसे मैं गलत पढ़ा रहा हूं। एक काम करो, नीचे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी करो, ऊपर परसेंटेज चेंज इन ईबीटी करो, खुद से निकालो, आपको समझ जाएगा आंसर 2.5 अभी भी आएगा। करो ना करो, तसल्ली कर लो। नहीं करो अभी करो, नहीं करो अभी करो, एक बार करो, मेरे लिए करो, आपको मेरी कसम, चलो आपको आपके गर्लफ्रेंड की कसम, चलो करो। मयंक डोंट वरी, मैं बात करता हूं, ठीक है? नजरों के सामने में आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो। ओके गाइस, इधर हो गया क्या? सब कुछ खत्म, बराबर हुआ? सर समझ गया क्या क्या पढ़ा हमने? डॉल पढ़ लिए, डीएफएल पढ़ लिए, आज तो पूरा अंदर घुस के पढ़ लिया। आज हमने रियल लाइफ से भी समझ लिया। सर हमने 2 दिन से कोई भी क्वेश्चन मॉड्यूल से नहीं सॉल्व करे बेटा, इसके बाद जब सॉल्व करेंगे ना इसकी आग लगा देंगे, आग। आपको समझेगा वाओ ये तो पूरा कॉन्सेप्ट ही हमें समझ में आ रहा है। आपको हैव यू अंडरस्टूड इट कंसेप्चुअली? आप मुझे बताओ 2.5 टाइम्स का मतलब क्या है? अगर इनका ईबीआईटी कितने से बढ़ेगा? 1 गुना बढ़ेगा, 1 टाइम बढ़ेगा, बोलो आगे
तो इनका बोलो ईपीएस, यानी कि शेयर होल्डर क्या चाहेंगे, शेयर होल्डर क्या चाहेंगे, ईबीआईटी को और बड़ा, बिकॉज वो जितना बढ़ता है हम उसके कहीं गुना ज्यादा हमें ईपीएस मिलता है। चलो बताओ व्हाट विल हैपन इफ द फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इज 0। अंडरस्टूड? तो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट 0 अगर होंगी तो लेवरेज तो 1 ही आएगा। समझे नहीं समझे, है ना? यहां पे दिखा था आपको, ईबीआईटी फॉर एग्जांपल आपकी 1 लाख है और आपका इंटरेस्ट जो है वो 0 है, तो आपका ईबीटी कितना आएगा? अपना फॉर्मूला क्या है? अरे बोलो ना, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी कितना है? 1 लाख अपॉन कितना आएगा? मतलब क्या हुआ? जिस ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं होती वहां पे ऐसा था कि उनका ईबीआईटी जितने से बढ़ेगा उनका ईपीएस भी उतने से ही बढ़ता है। लिखो इसको, लिखना है आपको, ये लिखना है। Okay guys, write down fast, hurry up. नजरों के सामने मैं आता नहीं, तुम्हारे मगर रहते हो। Is that okay guys? Ladies and gentlemen, did you all understand what is that? So आज का लेक्चर हम लोग खत्म करने से पहले एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और 2 मिनट में इस क्लास को खत्म करेंगे। गाइस, आर यू रेडी? कम ऑन, वेलकम बैक। सो दोस्तों, आज बताएंगे हमने क्या कुछ किया। आपको यहां पे इसी पेज से ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। यही पेज को हम लोग आज पढ़ते रहे, बस ये वही पेज है। क्या किया हमने इस पेज पे आज? इतना ही पढ़ा हमने, पर पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में चला गया। बताओ बच्चों, डॉल और डीएफएल में क्या डिफरेंस है? वेयर यू गेट द एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट? डॉल। वेयर यू गेट द एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट? डीएफएल। आपसे मेरा सवाल है, आज हमने इनकम स्टेटमेंट को देखा, आज हमने इनकम स्टेटमेंट को देखा। ऐसा इनकम स्टेटमेंट मुझे बोल के बताओ जहां पे प्रेफरेंशियल शेयर्स नहीं है। सेल्स करेंगे, बोलो आगे, माइनस क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन। माइनस क्या करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बचेगा? कम ऑन, ईबीआईटी। माइनस क्या करेंगे? माइनस इंटरेस्ट करेंगे, क्या आएगा? ईबीटी। समझ गए? ईबीटी। और डिवाइड करेंगे किससे करेंगे? नंबर ऑफ, तो क्या बचेगा आपका? ईपीएस। आप समझे ईपीएस क्यों निकालते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग जब वो करते हैं ना परसेंटेज चेंज डीएफएल में, वहां पे ऊपर ईपीएस आता है, इसलिए ईपीएस निकालते हैं। चलो आगे, हाँ बोलो अब क्या? शेयर प्रेफरेंस शेयर, तो क्या करेंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बचेगा, कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट बचेगा क्या? ईबीआईटी माइनस करेंगे, इंटरेस्ट बचेगा क्या? ईबीटी माइनस करेंगे, टैक्स आपका ईएटी, और प्रेफरेंस शेयर्स माइनस करेंगे, तो क्या बचेगा आपका? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ, तो क्या बचेगा? ईपीएस। ओके, ये आपको याद हो गया, बहुत अच्छी बात। चलो बताओ बच्चों, नहीं अभी काम करो। सबसे, अगर आपको सच में अगर आपको डॉल करना है तो कितना आसान है। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इज इक्वल टू डॉल, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी इज इक्वल टू, सिंपल नो, कम ऑन। इनकम स्टेटमेंट याद हो गया, ऊपर वाला से नीचे डिवाइड करो, वो एक मिलता, सेकंड वाले को थर्ड से डिवाइड करो, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से डिवाइड किया, डीओएल मिला, सेकंड वाले को थर्ड से डिवाइड किया, डीएफएल मिला। इट्स दैट इजी, इट्स वेरी इजी। दोस्तों आपको जवाब देना फिर से एक बार बताएंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय क्या? ईबीआईटी। क्या मिलता है? डॉल। और ईबीआईटी को डिवाइड किया ईबीटी से क्या मिलता है? और क्यों ऐसा मिलता है? बिकॉज अगर पहले फॉर्मूला में देखेंगे, यहां पे आपको फिक्स्ड कॉस्ट, कौन सी? ऑपरेशनल कॉस्ट का डिफरेंस मिलता है, और ईबीआईटी और ईबीटी को जब डिवाइड करते हैं आपको किसका डिफरेंस मिलता है? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, वही है। और चलो अब इसका कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बताओ, जहां पे 2-3 कॉलम होंगे ऐसे। हाँ बोलो, चलो डॉल के परसेंटेज इन सेल्स नीचे, इतना सेल चेंज हुआ तो बताओ कितना ईबीआईटी चेंज होगा। और अब डीएफएल के बारे में पता करो,
परसेंटेज चेंज इन EBIT, ऊपर परसेंटेज चेंज इन व्हाट, EPS, दैट्स इट। और आप बताओ जिन कंपनी का इसमें अनिल अंबानी जैसे जो लोग हैं, और जिनका फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उनका लेवरेज, और जिस कंपनी का लेवरेज ज्यादा होगा फाइनेंशियल, उसकी रिस्क ज्यादा या कम? चलो कंक्लूजन लिखेंगे आज हम लोग। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंपनी हैविंग जीरो फाइनेंशियल कॉस्ट, कंपनी हैविंग जीरो फाइनेंशियल कॉस्ट, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, company having zero fixed financial cost will have DFL 1, will have DFL 1 if fixed financial cost more than zero, अगर कुछ भी होंगे, 1 रुपया होंगे या 10 लाख 10 करोड़ जितनी भी होंगी, तो क्या होगा? DFL will be more than 1। लिखो, more DFL is equal to what? More risky or less risky? More DFL is equal to more fixed financial cost. More fixed financial cost is equal to more risk involved in business, is equal to more risky business, is equal to more risky business. So दोस्तों फिर मिलेंगे कल सवेरे 9:30 बजे, और शाम को मिलेंगे 4:30 बजे। कल सवेरे 9:30 बजे मिलेंगे EISM के साथ में, शाम को 4:30 बजे मिलेंगे FM इको के साथ में। मैं पूरी टीम SPC की ओर से आपको ये कमिट कर रहा हूं कि जितना मजा आपको आ जा रहा है उतना ही मजा डे एंड तक भी आता है दोस्तों। जिस दिन बैच खत्म होगी, ऐसा नहीं कि अभी अभी आपको बहुत भारी पड़ा है दोस्तों, एट द एंड ऑल्सो जब क्लास खत्म होगी, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। डोंट वरी, डोंट हैव एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी कुछ आपको थोड़ी सी भी रिमूव दैट। दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग क्लास, आई एम टेलिंग यू, टेक माय वर्ड्स, You will never regret. Okay, thank you so much. जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर करें ताकि किताबें आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर गेटिंग रजिस्टर्ड आफ्टर 5-6 days, उसके बाद में 8 दिनों बाद किताब है, यू आर बुकलेस, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज सून एज पॉसिबल। डोंट वरी अबाउट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, इट इज गोइंग टू बी जस्ट एंड ऑसम। और आज से नहीं पा, इट्स बीन द हिस्ट्री ऑफ 12 years, लाखों की तादाद में बच्चे पास हुए। थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस टाइम।